अस्सलामुअलैकुम। कहानी अब मैं आप सबके लिए दीदा और दिलफर शेरा, एक कंप्लीट नावल आप सबके लिए, जिसका नाम है ईद सईद। राइटर उम्मे अक्सा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होते ही बिलाल ने सबको बावाज़े बुलंद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सोफ़े में धंसी वशा छलांग लगाकर उतरी और बाप से लिपट गई। 2 दिन का कहकर गए थे बाबा और 3 दिन बाद आ रहे हैं। बस बेटा काम ज़्यादा था। उन्होंने वशा के माथे पर बोसा दिया। पता है कल एडमिशन की आखिरी तारीख है। मैंने इतनी तैयारी की थी, मेरिट में नाम भी है, सब ज़ाया हो जाता। शफ़ान के साथ चली जाती हैं आप। बिलाल साहब ने भतीजे का नाम लिया। किसी अहरे गहरे का एहसान नहीं चाहिए, वैसे भी अपना एडमिशन वो कब का करवा चुका। खाना लगाऊं? आसमा बेगम उठते हुए बोली। अगर तो कुछ अच्छा और मेरा पसंदीदा है तो लगा दो, वरना थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे हिम्मत पैदा करने दो। ज़ेरे लब मुस्कुराते वो कह रहे थे। वशा ने रुख दूसरी तरफ फेर कर मुस्कुराहट रोकी। अब्बा जान कहाँ हैं? मस्जिद में है क्या? अपने कमरे में है। आसमा बेगम तो किचन में चली गई थी, वशा ने बताया। वाह, मेरा बब्बर शेर आया है। रब नवाज बिलाल साहब को देखते ही उठ खड़े हुए। इनसे गले मिलते रब नवाज ने उनके तवाना बाजू अपने गिर्द महसूस किए। तबीयत ठीक रही अब्बा जान आपकी? बस ठीक ही रही बेटा, चरागे सहरी हैं, बुझने से पहले कुछ फड़फड़ाएंगे ही। कैसी बातें करते हैं बाबा आप भी। वो इनके करीब बैठे और इनके कंधे दबाने लगे। जिस काम के लिए गए थे हो गया? जी अब्बा, आपकी दुआओं से कामयाब लौटें। शुक्र है मालिक का। अल्लाह तुम्हारी औलाद को भी यूं ही सादतमंद बनाए। अब्बा जान सुकून महसूस करके इन्हें दुआओं से नवाज रहे थे। मेरी औलाद? बिलाल साहब ज़ोर से हंसे। इकलौती बेटी है, ब्याह के पिया दे सुधार जाएगी, फिर वो कहाँ और हम कहाँ। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अब्बा जान इन्हें दिल से दुआ देते सोच रहे थे, खुदा मालूम दोबारा ये घड़ियाँ कब आएँ। पॉइंट निकल गया, मुझे यूं नहीं लेने जाओगे? वशा ने शिफान को वॉइस नोट भेजा। ज़हे नसीब, फौरी जवाब आया। इंसानों की तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते तुम? वो चिड़ी। एक ऐसी इंसान से जिसे अदब आदाब का पास ही ना हो। शिफान का अंदाज सफालिया था। पता है ठीक ठाक हट्टे कट्टे हो, तभी पिछले 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था ना। वो आदत है तुम्हारी। वशा ने दुपट्टा सेट करते लापरवाही से कहा। बीमार था मैं और तुमने हाल तक नहीं पूछा। क्या हुआ था? वशा ने बैग कंधे पर डाला। सर दर्द था। हंसी की आवाज़ साथ थी। किसी दीवार से मार लेना था। दरवाजे से बाहर निकलते वशा ने मुखलिसाना मशवरा दिया। दीवार के घर पिछले 4 रोज़ से मैं नहीं गया। दादा जान भी पूछ रहे थे तुम्हारा। आज शाम आऊँगा इनसे मिलने। गेट से बाहर आओ, मैं पहुँच चुका हूँ। थोड़ी तेज़ चलाना गाड़ी, लेट हो चुके हैं हम। गाड़ी में बैठते वशा तेज़ी से बोली। ओ गॉड, कभी किस्मत में ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल पर शफ़ान ने गाड़ी रोकी तो वशा बेजारी से बोली, तुम कहो तो मैं तुम्हारी किस्मत का सिग्नल ग्रीन कर सकता हूँ। शफ़ान की आवाज़ गंभीर थी। वशा ने इसकी बात इग्नोर की। तभी एक फ़कीरनी गाड़ी तक आई। चलो जी, ये भी सुबह सुबह ही आ जाती हैं। ड्यूटी पे सुबह सुबह ही जाते हैं, शफ़ान ने कहते साथ गाड़ी का शीशा नीचे किया। वशा ने एक नज़र बैग खंगाल के मोबाइल निकाल कर देखा। शफ़ान ने लाल नोट फ़कीरनी को थमाया। तुमने 100 रुपया दे दिया? उसने हैरत से पूछा। इसने दुआ ही ऐसी दी थी कि देना पड़े। क्या कहा था? कह रही थी अल्लाह तुम्हें चांद सा बेटा दे। बदतमीज़। कौन? वो या मैं? दोनों ही। तुम क्यों ब्लश कर रही हो? इसने दुआ मुझे दी थी। शफ़ान ने हस्बे आदत इसे चढ़ाया। शट अप। ओके मादाम। शफ़ान ने संजीदा लहजा अख्तियार करते सामने सड़क पर निगाहें मरकूज़ की। वशा ने एक नज़र सामने फैली किताबों पर डाली। पिछले 1 घंटे से वो खप रही थी, मगर ये बाब इसके समझ में आके ना दे रहा था। मम्मा बाबा कब तक आएंगे? वो किचन में जाकर माँ से पूछ रही थी। आज तो लेट ही आएंगे। वो खैरियत है? प्रोफेसर हम्माद के घर जाना था। मैं चली चलूँ साथ? नहीं मम्मा, फिर ऑटो या कैब लेनी पड़ेगी और दादा जान भी घर में अकेले होंगे। किताबें समेटते वो ढीली सी बोली। तभी जहन में किसी का ख्याल आया और लब मुस्कुराहट की सूरत फैले। मोबाइल पकड़कर वो कॉल हिस्ट्री से नंबर निकालने लगी। शफ़ान, आपके दादा जान आपको याद कर रहे थे। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वो कह रही थी। और दादा जान की पोती? इसका फौरी जवाब आया। इसे परवाह भी नहीं। अच्छा, याद दादा जान कर रहे थे और कॉल पोती कर रही है। अपने बूढ़े दादा जान की ठंडी आहें मुझसे देखी नहीं गई। आज तो मसरूफ़ हूँ, कल देखूँगा। कहाँ मसरूफ़ हो? एक होम ट्यूशन शुरू किए वहाँ। तुम तो अकेडमी नहीं जा रहे थे? अकेडमी भी जा रहा हूँ। ओके, जब वक्त मिले आकर दादा जान से मिल जाना। फिर वो पुरसोच अंदाज में चंद पल मोबाइल को अंगूठे और उंगली से घुमाती रही।
फिर हसन को मैसेज किया, शफ़ान ने होम ट्यूशन भी शुरू कर दी। हाँ, क्यों? सेमेस्टर फ़ीस के लिए। दादा जान, शफ़ान ने होम ट्यूशन भी शुरू कर दी, हसन बता रहा था। सेमेस्टर फ़ीस के लिए। इसने दादा जान को आकर ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई। अच्छी बात है बेटा। क्या अच्छी बात है? अभी इसे ख़ुद पढ़ना है, आप दे देना इसे सेमेस्टर फ़ीस। मैं इसे इसके बाप की तरह लापरवाह नहीं बनाना चाहता। बहुत पैसा था इब्रार के पास, लेकिन बरतने का ढंग नहीं। अगर ऐसा है मानो कोई महल, नए मॉडल की गाड़ी और घर आकर डबल रोटी लाने के भी पैसे नहीं होते। ऊपर से बड़ा बेटा और मकान भी बाप की फितरत का। ये शफ़ानी चलो अकल सीख ले, दादा लापरवाही से बोले। तीनों क्लासरूम से निकले थे। हसन, आज ज़िंदगी में पहली बार तू भी हमें कुछ खिला ही दे। ग्राउंड की जानिब जाते शफ़ान ने हसन से कहा, अभी पिछली जुमेरात बिरयानी खिलाई थी, वो तो जुमेरात का लंगर था, आज खिला कुछ। 130 जेब में, 70 रुपये बस का किराया, 30 बचे तो एक एक बबल तीनों खा सकते हैं, लाऊं? और बाकी 30? वशा ने भी हिस्सा लिया। जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, कभी भी मुश्किल वक्त आ सकता है, इतना पैसा तो पास रखना ही चाहिए। एक तो तेरी जेब भी इसी दिन खाली होती है जब भूख लगी हो। ये ले, आज मेरी तरफ से। वशा ने बैग से 1000 का नोट निकाला। हसन पकड़ते ही कैंटीन की तरफ भागा। हाँ भाई, अमीर बन दियो, बाप का चलता कारोबार, दादा जान की पेंशन। शफ़ान ने बेंच पर बैठते तंज भरी 27 से कहा, बाप का चलता कारोबार इसलिए है कि बाप मेहनती बहुत है। रही दादा जान की पेंशन तो वो कभी बाबा जान ने नहीं ली। दादा जान तो खुद खर्च करते हैं, बाबा जान ने तो कभी पूछा भी नहीं। वशा ने इसी के अंदाज में जवाब दिया, मजाक कर रहा था भाई, वो सामने हसीन लड़की को देखो और मूड फ्रेश करो। वशा ने इससे देखा, उजाला अपने उजाले बखेर रही थी। तुम ही देखो तुम्हारी टाइप की है। वशा की बात पर शफ़ान ने एक भरपूर कहकहा लगाया, मेरी टाइप ये है। इसने अब्रों से वशा की जानिब इशारा किया। क्या मतलब? वशा ने लहजे की लर्जिश पे काबू पाते हुए कहा, लीजिए जनाब। तभी हसन बिरयानी के 3 डब्बे और कोल्ड ड्रिंक्स लिया आ गया। वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब थी। बाबा इन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। कपड़े तब्दील करके वो दादा जान के कमरे में ही आ गई थी। सारी पेमेंट्स कर दी थी। दादा जान इसे देखते ही बोले, आवाज़ में नक्काहत नुमाया थी। जी दादा जान, तकरीबन सभी हो गई, एक रह गई, इसे कैश देना होता है 100, वो भी जल्दी दे देना। जी दे दूँगी। गनूदगी के बाइस दादा जान को नींद आ रही थी, सो वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर किताबों को उलटती पुलटती रही, फिर कारपेट पर ही लेट गई। आँख खोली तो शाम सहज सहज उतर रही थी। लाउंज से आवाज़ें आ रही थी। वशा उठकर बाहर आई। इब्रार, ताया और शफ़ान आए हुए थे। सामने रखे खाली बर्तनों से अंदाज़ा हो रहा था कि चाय पी जा चुकी थी। इब्रार, ताया और बाबा जान दादा जान के कमरे में चले गए। और सुनाओ कज़न, कैसी हो? जैसी दिन में थी यूनिवर्सिटी में, यानी बेजार। चाय पीनी है वशा? मामा ने किचन से पूछा। नहीं मामा। वो उठी और अंदर से मोबाइल निकाल लाई। ये देखें शफ़ान। मोबाइल निकाल कर दिखा रही थी। 70,000 दादा जान की पेंशन है। ये 2 गरीब और बेवा औरतों को वो हर माह 20,000 देते हैं। 10,000 वो एक मदरसे को देते हैं। 15,000 की उन्होंने कमेटी डाली है। 5,000 उनकी पॉकेट में होते हैं। कभी कभार 1,000 2,000 मुझे दे देते हैं। मुझे क्यों दिखा रही हो ये सब? एक तो ये कि दादा जान का अकाउंट मैं हैंडल करती हूँ। दूसरा, वो आज आप कह रहे थे ना कि दादा जान की पेंशन हम खर्च करते हैं। यार, मजाक में एक बात कह दी थी, तुम तो सीरियस ही हो गई। सीरियस नहीं, मैंने वाजे करना ज़रूरी समझा। अब हो चुका वाजे। वैसे भी आप लोग इनकी देखभाल कर रहे हो तो फिर से शक कर रहे हो। कहाँ यार, वैसी बात की है। अरमगान भाई नहीं आए? नहीं, वो अपनी बीवी के साथ मालदीव गए हुए हैं। किस लिए? पैसा बर्बाद करने। ताई जान भी नहीं आई? अम्मी की एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा खाला भी आई हुई थी। वैसे वशा, मैं अम्मी को लाना चाह रहा था, फिर सोचा तुमसे पूछ लूँ। क्या? उसने नासमझी से इसे देखा। हमारे रिश्ते की बात करने, शफ़ान ने कहकर बगौर इसका चेहरा देखा। हमारा रिश्ता कहाँ से आ गया? तो क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का? वैसे शफ़ान, मैंने नोटिस किया है कि काम करने के प्रॉपर तरीके नहीं आते आपको। इस दिन जब सर से ग्रुप मैनेजमेंट की बात करना थी, ओ प्लीज़, यूनी की कोई बात घर में नहीं। उसने हाथ उठा दिया। प्रॉपर तरीका बता दो मुझे, फिर पहले अपनी पसंदीदगी का इजहार करो। किया तो है, ऐसे नहीं ना, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, फिर गिफ्ट्स वगैरह दो, फिर प्रपोज़ करो। वशा अपनी धड़कनों को नॉर्मल रखते हुए नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। ओके, आपके वाला तरीका अपना लेंगे, मगर बता तो दो कि कैसा लगा मेरा ही सब कहना। कहा ना, सब प्रॉपर तरीके से करो, फिर बताऊंगी। वशा शाहाना अंदाज से इठलाई।
चलो एक कज़न होने के नाते ही बता दो। तो ये सारी बात तुमसे एक कज़न होने के नाते ही की है, कज़न ना होते तो क्या तुम यहाँ बैठे होते? तभी मम्मा ने उसे आवाज़ दी, बेटा खाना तैयार है, बर्तन लगवाने में मेरी मदद कर दो। वो उठकर किचन की जानिब आई। शफ़ान सर पर हाथ फेर कर रह गया। तीनों इकट्ठे क्लासरूम से निकले थे। हसन किसी दोस्त से मिलने चला गया और शफ़ान और वशा ग्राउंड में रखे बेंच की जानिब आए। तभी हस्बे मामूल उजाला उधर से गुजरी। हाय लगी है दिल पे ठा करके। दिल पे हाथ रखते शफ़ान ने चौंकने की अदाकारी की। ये तुम इसे देखती थर्ड क्लास चीप हरकतें क्यों करते हो? तुम मेरी इससे शादी करवा दो, पाकीज़ा हरकतें करूँगा। तुम प्रपोज कर चुके हो किसी को? वशा ने याद दिलाया। एक तो वो प्रपोज प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, दूसरा इसी से तो कह रहा हूँ, चार्ज जायज़ हैं। तुम इससे करवा दो तो इंटरव्यू के लिए बुलवाऊंगा सब तरफ, तुम्हारी वाह वाह होगी कि एक बीवी ने। वशा गुस्से से उठी और बाहर गेट की तरफ चल दी। गेट से बाहर आकर जब तक शफ़ान इसके करीब आया वो ऑटो में बैठ चुकी थी। एक तो पहले तरीका नहीं पता और ऊपर से माथे पर हाथ मारते शफ़ान ने खुद को कोसा। सुनो, कोई गुलाबी रंग का लिबास पहनो, हम सब तुम्हारे घर आ रहे हैं। शाम से ज़रा पहले शफ़ान का मैसेज आया था। किस लिए? अरमगान भाई को चचा से कोई फेवर चाहिए, हम सब साथ भरम भार के लिए आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही भार नहीं आ रहा? चिढ़ाने वाले के साथ वशा ने लिखा था। हाँ, बाबा ने कुछ फ्रूट और केक साथ लाने के लिए रखा है, मैं भी ये सोच रहा था। कुछ ज़्यादा ही भार है, ये नहीं लाते। वशा ने इसका जवाब देखा और मोबाइल एक तरफ रख दिया। रो मत, लेते आएंगे। कुछ देर बाद शफ़ान का फिर से मैसेज आया। बदतमीज़, ज़ेरे लब कहते वशा वार्डरोब की तरफ बढ़ी। वो सभी लाउंज में बैठे हुए थे जब वशा अंदर से निकली। ताया जान की फैमिली आ रही है मम्मा। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? आसमा ने बतौर ख़ास इसकी तैयारी को नोटिस किया। शफ़ान का मैसेज आया था, शायद दादा जान से मिलने आ रहे होंगे। उसने लापरवाह अंदाज अपनाया। इतने अच्छे कहाँ? दादा जान ने सर झटका। मैंने तो आज कुछ ख़ास पकाया भी नहीं। आसमा को नई फिक्र लाहा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार खाना खिला के ही इन्हें वापस भेजना। दादा जान का अंदाज़ डपटने वाला था। कोई बात नहीं अब्बा, हर कोई अपने नसीब का ही खाता है, बिलाल साहब ने नरमी से कहा। शाकिर भी तो हूँ अपने नसीब पर। दादा जान ने सर झटका। वो शाकिर नहीं रहते, उनका लाइफ स्टाइल है अब्बा, उनकी मर्ज़ी। क्या करूँ अब मैं? आसमा को अपनी परेशानी लाहक थी। बैठी रहें, बाहर से ले आएंगे कुछ ना कुछ, बिलाल साहब ने तसल्ली दी। कुछ ही देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। कोल्ड ड्रिंक पी जा चुकी तो आसमा बिलाल को इशारा करने लगी। आओ वशा, चाय का कुछ सामान ले आएं। बिलाल साहब उठ खड़े हुए। भाभी जान तकल्लुफ़ मत करें। अल्फाज से कहीं ज़्यादा शीरा ताई जान के लहजे में टपकता था। चचा जान आप बैठें, मैं और वशा ले आते हैं। शफ़ान ने बिलाल साहब के हाथ से गाड़ी की चाबी ली। क्या क्या लाना है मम्मा? आसमा भी उनके साथ ही बाहर आई। चाय के साथ रखने वाले लवाजमात ले आना और जल्दी आना। बेकरी के सामने गाड़ी रोक के दोनों उतरे। आइसक्रीम या कॉफ़ी? हम गालबन कुछ लेने आए हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, शफ़ान इसे कहते काउंटर पर गया और 2 आइसक्रीम ऑर्डर की। चेयर्स खिसका कर अभी वो बैठे थे कि हसन भी आ धमका। एक तो तुम सैंडविच में कबाब बन जाओ। शफ़ान उसको देखते ही चिढ़ा। सोचो बग़ैर कबाब के सैंडविच कैसा लगता है, फीका और बदमज़ा। क्लास फेलो दोस्त होने का ये मतलब नहीं है कि फैमिली मैटर डिस्कस करते भी तुम्हें इन्वॉल्व करें। शफ़ान की बेजारी अरूज को छूती थी। ऐसा कौन सा मसला है जो 2 लोग आइसक्रीम खाते हुए हल करेंगे? हसन टांग पे टांग रखकर झल्लाते हुए पूछ रहा था। तभी वेटर ऑर्डर लिए हुए आया। एक और ला दो यार। खाओगे? शफ़ान ने बसद मजबूरी पूछा। बिल्कुल। न सिर्फ कहा बल्कि शफ़ान का कप उठा भी लिया। आप खैरियत से आए थे यहाँ? वशा ने पूछा। जी, अस्पताल थोड़ी है कि बीमार पड़ के आता। मेरे कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ, उनके साथ मिलने आया हूँ। हसन उठ खड़ा हुआ। थैंक यू गाइस, और वशा विश यू बेस्ट ऑफ लक। कमीना है पूरा। शफ़ान कहते हुए उठा। जाओ, पैक हो गया होगा सब कुछ। वशा गाड़ी सड़क पे डालता शफ़ान खनकारा। वो अपने ख़यालात से चौंकी। बहुत प्यारा ड्रेस पहनना है तुमने। पता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये भी पता है। फिर ये भी पता होगा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो हूँ ही अच्छी हो, और मेरे लिए बहुत ख़ास भी। इतनी ख़ास कि मैं चाहूँगा जब भी मैं गाड़ी पे जाऊँ तो तुम यूं ही मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी हो। और फ्रंट सीट वाली हाथों की लर्जिश पे काबू पाने को उंगलियां आपस में फंसाए हुए थी। दिल अपने ख्याल में बाहर तोड़ के हदूद से निकलता हुआ महसूस हुआ। घर आ चुका था। वो खामोशी से उतरी और अंदर की जानी बढ़ गई। रात वो दादा जान के कमरे में इन्हें गर्म दूध देने गई तो बाबा उनके पाँव दबा रहे थे। वो भी वहीं बैठ गई। बाबा जान,
अरमगान भाई ने आपसे क्या बात की? इसे टाउनशिप वाला मेरा ऑफिस चंद माह के लिए चाहिए था, आपने दे दिया? हाँ बेटा। यार हसन, मेरे साथ मार्केट तक चलोगे? दोनों वहाँ शीशे की अलमारियों में रखे कपड़े एक नज़र देखने लगे। प्राइस रेंज चेक करो। शफान ने टैग आगे किया। चंद 6 हिंद की कीमत देखकर हसन लड़खड़ाने की एक्टिंग करता हुआ बोला। दोनों शीशे का दरवाज़ा धकेलकर बाहर निकले। शफान रुक। हसन को गिफ्ट शॉप नजर आई तो आगे बढ़ते शफान को आवाज़ दी, यह हमारे हमसाई की शॉप है, मुनासिब कीमत लगाएंगे, आ जाओ। काफ़ी तलाश बेस्यार के बाद शफान को बिलाखिर एक घड़ी पसंद आ ही गई। दर हकीकत एक ब्रेसलेट वॉच थी, साथ एक सादा खूबसूरत सी अंगूठी भी थी। क्लास में है, मोहल्ले में या फैमिली में? सेल्समैन पैक कर रहा था जो हसन ने शफान से पूछा। दिल में। शफान ने शाहाना अंदाज अपनाया। फिर तो एक ख्याली महल काफ़ी था, इतने पैसे ज़ाया ही किए। तो नहीं समझेगा। शफान ने ख़ुद को फ़िलासफ़र ज़ाहिर किया। खुदा मुझे ना समझ ही रखे। हसन ने सदक दिल से दुआ की। शफान गिफ्ट तो ले आया था मगर वशा को देने का मुनासिब मौका ही नहीं मिल रहा था। यूनिवर्सिटी में सबके सामने कैसे देता? कहीं बाहर वो इसके साथ जाती ना थी। घर में चची जान हर वक्त मौजूद होती। शफान अभी चंद माह तक बड़ों से मामला दूर ही रखना चाहता था। अगले दिन वशा यूनिवर्सिटी आई ही नहीं। दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ पर वह हड़बड़ा के जागी थी। मोबाइल उठा के वक्त देखा, सुबह के 9 बजे थे। उफ, यूनिवर्सिटी से लेट। बाल समेट कर पौनी में कैद किए, मुंह पे 2-4 पानी के छींटे मारे और अलमारी के सामने आ खड़ी हुई। कोई सूट प्रेस शुदा न था, आज छुट्टी मारते हैं। अलमारी बंद करती वो कमरे से बाहर आई। वशा, कितनी देर लगाती हो तुम जागने में? आसमा बेगम उजलत में थी। मामा रात बहुत लेट सोई थी, कपड़े भी नहीं प्रेस किए हुए, आज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगी। बाबा चले गए? जमाई रोकती वो चेयर पर बैठी। तुम्हारे दादा जान की तबीयत सुबह 4 बजे बिगड़ गई थी, वो अस्पताल में है, मैं भी वहीं नाश्ता लेकर जा रही हूँ। आसमा बेगम ने सब अशिया शॉपर में डाली। नाश्ता बना लेना और दरवाज़ा लॉक करके रखना। मैं चलूँ साथ? घंटा लगाओगी रेडी होने में। उन्होंने इसके हुलिये पर एक निगाह गलत डाली। हुआ क्या था दादा जान को? वशा उनके पीछे दरवाज़ा बंद करने आई। बीपी शूट कर गया था। उन्होंने कदम बाहर रखा और चंद सानिये खड़ी रहीं जब तक कि वशा ने लॉक न लगा लिया। वशा ने आमलेट और टेढ़ा मेढ़ा सा पराठा बनाया। खाकर फारिग हुई ही थी कि बाहर डोरबेल बजी। कौन हो सकता है? वो दरवाज़ा खोलने में मुतज़ब्ज़ब नज़र आई। तभी इसके मोबाइल पर रिंग हुई। शफान की कॉल थी। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। मम्मा का वॉइस नोट आया हुआ था। दादा जान की फ़ाइल और मेडिसन शफान लेने आ रहा है। दरवाज़ा खोलते ही नज़र इसके बशाश चेहरे पर गई। फ़ौरन रुख मोड़ा। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? दादा जान की तबीयत की वजह से। आप यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं? वशा ने इसके कंधे पे बैग को देखा। हाँ, अभी 2 क्लासेस ही अटेंड की थी कि चाचू की कॉल आ गई। सुनो वशा, बैग उतार के पॉकेट में से एक केस निकाला। ये तुम्हारे लिए। ये इतराफ़ मोहब्बत था कि इसकी निगाहों ने पैगाम दिया था कि वो इसके लिए किस कदर अहम है। शफान कहकर बाहर निकल गया। वशा कई लम्हे लगे थे संभलने में। दिल अपनी ही लय में झूम गया था। बोगनवेलिया ने कई एक फूल इसके ऊपर गिराए थे। वो सरमस्त सी फूलों को पाँव तले रोनती अंदर आई। यह एहसास कितना खुशकुन होता है कि कोई आपको चाहता है, आप किसी के लिए अहम हो, अपना आप ही मोतबर सा लगने लगता है। दादाजी की तबीयत कदरे बेहतर थी। वो घर आ चुके थे। इक्का दुक्का दोस्त उनकी मिजाज पुरसी को आए हुए थे। रहमत फुप्पो भी शाम ढलने से ज़रा पहले आई थी और इशा पढ़ के गईं। रहमत फुप्पो दादा जान की मुँह बोली बेटी थी। वो अक्सर ही दादा जान की तबीयत पूछने आती। वशा सबके जाने के बाद कमरे में जा ही रही थी कि मामा ने किचन से आवाज़ दी, या दादा जान को जूस दे दो और ताया जान को चाय। ताया जान तो चले नहीं गए? नहीं, अभी हैं। अब्बा जी, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। वैसे बेहतर होते हैं वो वालिदैन जो अपनी ज़िंदगी में औलाद को जायदाद बांट जाते हैं। मेरे पास जो था वो दे दिया औलाद को। दादा जान की नकाहत भरी आवाज़ में झल्लाहट थी। जौहर टाउन वाला घर। ताया जान ने कसदन बात रोकी। वो बिलाल का है। दादा जान ने वशा के हाथ से जूस का गिलास लिया। नहीं बेटा, चाय नहीं पीनी। ताया जान संजीदा चेहरा बनाए उठ गए। कुछ चाहिए दादा जान और आपको? नहीं बेटा, सो जाओ जाकर, अभी बिलाल आ जाएगा, जो चाहे हुआ वो मैं बता दूंगा। शब्बा खैर। वशा ने उनके माथे पर बोसा दिया। वशा, तो मेरे साथ ही सो जाना, तुम्हारे बाबा तो दादा जान के कमरे में सोएंगे। अपने कमरे में जा रही थी जब मम्मा ने कहा। जी। वो अपने कपड़े निकाल लूँ मैं? सुबह यूँ नहीं जाने के लिए। कमरे में आकर सीधा अलमारी की जानिब आई। अंदर से शफान का दिया गया केस निकाला। खूबसूरत ब्रेसलेट वॉच और रिंग इसने हाथ में पहन कर देखी। तोहफे तो बहुत मिले थे मगर कीमती तोहफा क्या होता है ये वशा को अब पता चला था। कल यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए इसने ब्लू कलर का सूट निकाला।
साथ ब्लैक कलर की प्रिंटेड शॉल, ब्लैक कलर के कोट शूज, सब बेड पर फैलाकर कमरा लॉक करती मम्मा के कमरे में आ गई। सुबह एक अलग ही तरंग में वो तैयार हुई, होंठों पर हल्की सी सुर्ख लिपस्टिक और पलकों पे ब्लू कलर का मस्कारा। आज कुछ खास है यूनिवर्सिटी में, मम्मा ने इसकी तैयारी को बगौर नोटिस किया। नहीं, बस यूं ही आज दिल कर रहा था वो झींप सी गई। यूनी में शफ़ान से ही सामना हुआ, इसने इसे सरतापा देखा और मुस्कुरा दिया। क्या है? वो कंफ्यूज हुई। कुछ तोहफे कितने अनमोल होते हैं, इसकी आवाज़ गुनगुनाहट लिए हुए थी। वशा ने कलाई पर पहने ब्रेसलेट को बगौर देखा। शफ़ान ने मायने खेजी से इसे देखा। इसे देखते हसन के मुंह से निकली हूँ जो अचानक टपक पड़ा था हमेशा की तरह। क्या है? वशा खामखा उलझी। चॉइस अच्छी है। किसकी? हम दोनों की। क्या मतलब? शफ़ान गुस्से से बोला। ब्रेसलेट की मेरी और लड़की की तेरी। हसन ने टाइप करके टेक्स्ट किया। ये मोबाइल पे क्या लगे हैं आप दोनों? कुछ नहीं भाई, वो घूरने पर इसके खाइफ हुआ। मौसम सरमा इख्तिताम की तरफ था। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर ब्रेक थी। सारे घर में वशा बोलाई बोलाई फिरती। मम्मा घर में दिल ही नहीं लगता, अब ज़रा भी सोशल नहीं है। ताई जान कितनी घूमने फिरने की शौकीन है। बस अपना अपना मिजाज होता है बेटा, मुझे सादा पहनना और घर में रहना ही पसंद है। तुम्हें जाना है बाहर तो रहमत फुप्पो के घर चली जाओ। उनकी बेटियां और टाइप की हैं, मज़ा नहीं आता भाई मुझे उनसे गपशप में। रमना भाभी अगर हों तो ताई की तरफ चली जाऊं। अगर दिल चाह रहा है तो चली जाओ। मम्मा की इजाज़त देने पर कॉल मिलाई, मगर अटेंड ना की गई। शफ़ान से पूछूं? मम्मा के चेहरे पर एक नज़र डालते वशा ने शफ़ान का नंबर निकाला। शफ़ान, रमना भाभी घर पर हैं? नहीं, हम सब पार्क आए हुए हैं। वैसे ही मैं मिलने आना चाह रही थी, तो पार्क ही आ जाओ। कैसे आऊँगी? मैं आ जाता हूँ लेने। वशा ने मम्मा के चेहरे की जानिब देखा, उन्होंने सर हिलाया। ओके। मोबाइल रखकर वो उठ खड़ी हुई। ब्लैक कलर की सादा सी फ़राक हम रंग पजामे के साथ पहनी, मल्टी कलर का दुपट्टा, गोल्डन छोटी छोटी झुमकियाँ, सियाह सितारों वाला खुस्सा। जल्दी आ जाना, मम्मा ने इसे ताकीद की और पुरसोच निगाहों से देखा। कुछ ज़्यादा ही सजने संवरने पे ध्यान देने लगी है। चलो यही उम्र है। उन्होंने खुद ही सोच को झटका। वो सब तो घर वापस जाने लगे थे। शफ़ान ने इत्मीनान से बताया। तो फिर मुझे क्यों लाए? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे ले जाओ। वो मुस्कुराया। अच्छा फिर घर ले जाओ मुझे। और हाथ आया मौका गंवा दूँ? क्या मतलब? एक तो मतलब बहुत पूछती हो, बस देखती जाओ। शफ़ान इसे पार्क में ले आया था। शाम ढलने से ज़रा पहले का वक्त था। रश ना होने के बराबर था। दोनों खामोश एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते टहल रहे थे। इधर आओ। शफ़ान ने इशारा किया। वो मबहूत सी चली आई। सुंबल का दरख्त पूरे कद से सर नेहुड़ाए खड़ा था कि एक सुर्ख फूल इसके कदम बोसी कर रहे थे। सुर्ख फूलों वाले दरख्त के आसपास भी सुर्ख फूल ज़मीन पर फैले थे। वशा, शफ़ान ने इसे पूरे जज्ब से पुकारा था। इसने सर को खम देकर मुतवज्जा होने का इशारा किया। अगर मैं तुम्हें यूं ही खुश और मुतमईन रखने का वादा करूं तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी? वो तने के दूसरी तरफ से ऐन इसके सामने आया। बोलो वशा। लरसती पल के ज़ोर से बंद करती वशा ने इकरार में सर हिलाया। ऐसे नहीं, ज़ुबान से इकरार करो। क्या? खुद पर काबू पाती वो दूसरी जानिब चल दी। कि तुम्हें मेरा ज़िंदगी भर का साथ मंजूर है? मंजूर है, इसने नर्म आवाज़ में कहा था। दूर खड़ी दो आंखों ने पूरा मंजर अपने हवास में देखा। कॉफ़ी या आइसक्रीम, आपकी मर्ज़ी। फिर तो कॉफ़ी पीनी पड़ेगी तुमको। शफ़ान ने कॉफ़ी बार के सामने गाड़ी रोकी। दोनों ने कॉफ़ी ख़त्म की तो शफ़ान ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं आज घर में रिश्ते की बात कर लूँ, प्रॉपर तरीका हो गया ना? शफ़ान ने इससे जवाब तलब किया। यानी ये सब आपने मेरी वजह से किया? जाहिर है। सिर्फ मेरे कहने पे? वशा के लहजे में गुस्सा दर आया। जी क्यों, क्या हुआ? यानी आप ये सब एक्टिंग करते रहे मुझे खुश करने के लिए? एक्टिंग तो खैर नहीं थी, शफ़ान ने बुरा माना। मैंने जो किया है दिल से, खुशी से, रजामंदी से किया है। जो करूँगा दिल से, खुशी से करूँगा। ओके। वशा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। घर वालों से करूँ बात? अभी नहीं, मैं पहले मम्मा से बात कर लूँ, फिर आपको बताऊँगी, तब आप घर बात कीजिएगा। वशा घर के सामने खुदा हाफिज़ करती उतर गई। शफ़ान ने मीटर को देखते शुक्र का कलमा पढ़ा कि वशा के सामने पेट्रोल एंड नहीं हुआ। अरमगान भाई ने इसे गाड़ी देने से इनकार किया तो दोस्त से मांग लाया था। रात इसने मम्मा से बात करने का सोचा, मगर फिर किसी और दिन पे टालती रुक गई। दादा जान की तबीयत भी आजकल ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स शुरू हुए तो मसरूफ़ हो गई। शफ़ान से इसकी कम ही बातचीत होती। इस रोज़ वो हाल से निकली तो शफ़ान बाइक निकाल रहा था। वो 125 न्यू मॉडल की बाइक थी। चलोगी? वो इसके करीब आकर बोला। नहीं ली है।
हाँ, वो खूबसूरती से मुस्कुराया। आज नहीं फिर कभी। बाबा दादा जान को हॉस्पिटल लाए हुए हैं, उनकी कॉल आई है, मुझे पिक करने आ रहे हैं। ओके, तुम्हारी राइड उधार है, जब फुर्सत हो तो बताना। इसके करीब से गुजरता वो आगे बढ़ा। घर आई तो मम्मा का मूड कदरे ऑफ था। तुम्हारे बाबा ने शफान को बाइक गिफ्ट की है। अरमगान को पिछले 8 माह से ऑफिस फ्री दिया हुआ था और लाखों रेंट है इसका। बाबा ने क्यों दिलाई है शफान को, वो उलझी। वैसे ही लुटाते रहते हैं पैसा भाई और भतीजों पे। हालांकि उन्होंने आकर कभी हाल तक नहीं पूछा, ना तुम्हारे दादा का ना तुम्हारे बाबा का। लेकिन दी क्यों? वशा की सुई वहीं अटकी हुई थी। तिजोरियां भरी थी ना, पैसे रखने को जगह नहीं थी। तभी जलती भूनती मम्मा ने चाय का कप उसके आगे रखा और दूसरा कप दादा जान के कमरे में देने चली गई। वो खा पीकर दादा जान के कमरे में आई तो वो सो रहे थे। बाबा करीबी सोफे पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। आपने शफान को बाइक दिलाई? करीबी सोफे पर बैठती धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। हाँ। उन्होंने सर हिलाया। क्यों? वैसे ही बेटा, पॉइंट से यूं नहीं आता जाता था और होम ट्यूशन के लिए पैदल जा रहा होता था तो अच्छा था ना, ऐसे ही से मेहनत की आदत पड़ती। वरना अरमगान भाई की तरह वो भी हमेशा किसी न किसी जुगाड़ में रहेगा कि मुफ्त पैसा मिले और बहुत ज़्यादा मिले। बेटा, ये जो अपने होते हैं ना, ये तकलीफ़ में नहीं देखे जाते, इन्हें मुशक्क़त करते देखना बहुत मुशक्क़त तलब होता है। आपको भी अपनी मम्मा की तरह अच्छा नहीं लगा अपने भतीजों पे कुछ खर्च करना? नहीं बाबा, आप बेहतर जानते हैं। रात इसने शफान को मैसेज किया, आपने बताया नहीं कि बाइक बाबा ने आपको दिलाई है। मुझे नहीं पता था, चचा का एहसान बतौर हेलमेट पहनने रखना है। मैंने सीधी सी एक बात पूछी है। वशा को इसका जवाब बुरा लगा था। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से लेते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। यानी तुम्हें बुरा लगा? मैंने ही कब कहा? एक ही बात है वशा, और एक ही मतलब है। वशा ने इसका मैसेज देखा और मोबाइल साइड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर से बेल बजी। वशा ने मोबाइल उठाकर देखा, उसका मैसेज था। मैंने चाचू से ना कहा था ना मांगा था, उन्होंने खुद बाइक दिलाई, उनका तोहफा था। फिर भी कहती हो तो कल ही वापस कर दूंगा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इट्स ओके। कल चलोगी मेरे साथ बाइक की राइड पे? कल कब? शाम से कुछ पहले। ओके। मोबाइल रखकर वो दादा जान के कमरे में आई। मामा और बाबा भी वहीं थे। इब्रार को मैंने बिगाड़ा था और इसकी औलाद को तुम बिगाड़ रहे हो। दादा की धीमी आवाज़ तमाम नफूस की समातों तक बआसानी पहुंचती थी। ज़रूरत की चीज़ थी अब्बा, बाबा जान उनके पांव दबाते कह रहे थे। ज़रूरतें ऐसे पूरी होती हों तो मेहनत कौन करे? वो बुड़बुड़ाए थे। मैं मम्मा से क्या कहूँ? अगले दिन दोपहर ढले इसने शफान को मैसेज भेजा। भाभी की बहन आई हुई है मिनाल, तुम्हारा पूछ भी रही थी, इससे मिलने का बहाना कर लो। और इसका गुनाह आपके सर होगा तो इसे गुनाह ना रहने देना। मैं तो आज ही अम्मा से बात करने को तैयार हूँ। आप पता नहीं कब अपनी मम्मा से बात करोगी। जल्द ही। अब मैं तैयार हो लूँ? ज़रूर। वशा ने खूबसूरत उनाबी रंग का लिबास मुंतखब किया, साथ हल्के पीले रंग का चुना हुआ दुपट्टा। मम्मा, मैं ताया जान के घर चली जाऊँ? वो किचन में आकर आसमा बेगम से पूछ रही थी। खैरियत है? मिनाल आई हुई है। मम्मा रजामंद तो नहीं थी, मगर इसके अकेलेपन का ख्याल करके इजाज़त दे ही दी। वो अपने जूतों के स्ट्रैप बंद कर रही थी जब शफान आया। आसमा बेगम ने इसे जूस का गिलास थमाया। मिनाल कब आई? रात को। रहेगी चंद दिन? जी, उनके अम्मी अब्बू इटली गए हैं तो तब तक वो यहीं हैं। और मगान ने ससुराल भी अपने जैसे ही ढूंढा है, घूमने फिरने वाला। शफान के जवाब पे आसमा बेगम ने सोचा। अच्छा, जल्दी आना। हस्बे आदत उन्होंने ताकीद की। पहली बार बाइक पर बैठी थी, सौ दुपट्टा और बैग समेट कर गोद में रखा। शफान इसे रेस्टोरेंट लाया था। देसी या वलायती? मेन्यू पकड़ते वो इसकी पसंद पूछ रहा था। दोनों ही। जब तक ऑर्डर नहीं आया दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। खाने के बाद वेटर ग्रीन टी सर्व कर गया था। अरमगान और रमना दादा जान का हाल पूछने आए थे। हालांकि आसमा बेगम को 100% यकीन था कि वो बिलाल साहब से कुछ फेवर लेने आए होंगे। वशा कहाँ है चाची जान? आसमा बेगम उनसे मनाल और वशा का पूछने ही वाली थी कि रमना ने पूछा। आसमा बेगम ने चौंक कर इसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, वो यहीं है। मिनाल को भी लेते आते, वो सो रही थी। मैं चाय बनाती हूँ। आसमा बेगम उठी तो अरमगान ने रमना को इशारा किया। आसमा बेगम ने जब तक चाय बनाई, रमना ने ट्राली सेट कर ली। दोनों दादा जान के कमरे की जानिब आई। अरमगान दादा जान से किसी बहस में मसरूफ़ था। तुम्हारे बाप को भी 10 बार बता चुका हूँ और अब तुम्हें भी वाजे कर रहा हूँ, जौहर टाउन वाला घर मेरे बिलाल का है। दादा जान उकताए हुए लगते थे। बिलाल चाचू को ही दे दें, बस इसमें से हमारा हिस्सा हमें दे दें। इसमें किसी का हिस्सा नहीं। बोलते हुए दादा जान का सांस फूला। कानून के पास हर फर्द का हिस्सा होता है। अरमगान अड़ियलपन से उठ खड़ा हुआ। अरमगान, आपके दादा की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आप
नाइंसाफ़ी करने वाले कभी ठीक होते भी नहीं। और रमना। आसमा बेगम की बात काटता वो बाहर की जानिब बढ़ा, दरवाजे को ज़ोरदार ठोकर से बंद किया। आसमा बेगम ने दहल कर देखा, ये वशा खुदा मालूम कहाँ रह गई। आसमा बेगम को वशा पे खूब ही गुस्सा आ रहा था। आगे बढ़कर दादा जान का हाथ सहलाया। इन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। आसमा बेगम का अपना परेशानी के मारे बुरा हाल था। बीपी चेक किया तो बहुत ज़्यादा था। फ़ौरन ही बिलाल साहब को कॉल मिलाई। आप जहाँ भी हैं प्लीज़ जल्दी घर आएँ, अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं। तभी वशा अंदर आई। एम्बुलेंस को कॉल करो वशा। आसमा बेगम पानी के कतरे उनके मुंह में टपका रही थी। वो एम्बुलेंस में बैठ रही थी जब बिलाल साहब भी आए। दादा जान आईसीयू में थे। बिलाल साहब मेडिकल स्टोर गए थे। दोनों माँ बेटी आईसीयू के बाहर बेंच पर पांव लटकाई बैठी थी। दादा जान की तबीयत अब कुछ दिन के वक्फों से बिगड़ने लगी थी। शुगर बीपी एकदम से हाई हो जाता। तुम कहाँ गई थी आज? अचानक से याद आने पर आसमा बेगम ने चेहरा मोड़कर वशा से पूछा। आसमा बेगम का लहजा सर्द। वशा ने चौंक कर एक नज़र माँ को देखा, पलकें झुका ली। शफान के साथ। वो आहिस्तगी से गोया हुई। बेड नंबर 13 पेशेंट के। आईसीयू के बाहर खड़े गार्ड ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। वो दोनों उठ खड़ी हुई, हाथ में दवाइयों का शॉपर पकड़े। बिलाल तेज़ी से आगे आए। दादा जान की इस दुनिया में मुद्दत ख़त्म हुई। वो नहीं रहे थे। जब तक इब्राल ताया आए वो सब एम्बुलेंस में बैठ रहे थे। अरमगान को देखते ही आसमा बेगम के अंदर से तैश की एक लहर उठी थी। शफान और वशा की निगाहें मिली। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं। अब्बा जान की डेथ से बिलाल तो अपसेट थे। आसमा बेगम के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था। जब वशा और बिलाल बाहर होते आसमा बेगम को घर में दादा जान का बहुत आसरा होता था। अगले दिन 10 बजे दादा जान का जनाजा था। सभी करीबी अजीज़ आ गए थे। वशा दादा जान की चारपाई की पट्टी से माथा टेके हुए थे। रहमत फुप्पो ने इसके शाने पर हाथ धरा। वशा बेटा जाओ अंदर जाकर 2-3 घंटे सो लो, मम्मा को भी ले जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। आसमा बेगम तो एक पल को भी दादा जान के पास से हटने को तैयार ना थी। वशा अंदर चली आई। ताई जान और रमना भाभी गेस्ट रूम में लेटी हुई थी। वशा का सर बुरी तरह चकरा रहा था, ऐसे में लेट गई। नींद बुरी तरह हमला आवर हुई। अगले चंद मिनट में ही वो सो गई थी। फजर की अजान हो रही थी जब वशा की आँख खुली। दादा जान की याद आते ही बाहर लपकी। पाँव फटते ही रिश्तेदारों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। दादा जान को गुस्ले आखिर देने ले जाया गया था। बाबा जान एक ही रात में कितने कमज़ोर और पज़मर्दा से हो गए थे। वो हर रिश्ते की कदर करने वाले थे। कोई भी रिश्ता बाबा जान से जुदा होता तो इनकी हालत गैर होती। ये तो फिर बाप थे। दादा जान को ले जाने तक वो बाबा जान के बारे में सोचती रही। खाना खुल गया था। किसी ने इसके सामने भी ट्रे ला रखी। उसने निढाल से बाबा जान को बेडरूम की जानिब जाते देखा। फुप्पो बाबा जान ने कुछ खाया? सगीर से कहा था कि बिलाल और इब्रार को खाना खिला दें। रहमत फुप्पो खाना सर्व करने में पेश थी। मैं चाय दे आऊँ बाबा को? अभी मत जाओ, सारी रात के जागे हैं, शायद सोना चाह रहे हों। वशा को अजीब सी घबराहट और परेशानी हुई। फिर रहा ना गया और वो बेडरूम की जानिब आई। बाबा सोफे पर अजीब तरह से लेटे हुए थे। वो तेज़ी से आ गई। बेड पर लेट जाइए बाबा जान। मगर उन्होंने कोई हरकत ना की। वशा ने झुक कर देखा। वो दाहिने हाथ से बाएं कंधे को पकड़े हुए थे। चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था। मम्मा, फुप्पो, शफान। वशा वहीं से चिल्लाई। शफान और अरमगान बाबा को उठा के गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। इन्हें हार्ट अटैक हुआ था। जल्द तिब्बी इमदाद से उनकी हालत ख़तरे से बाहर थी। अस्पताल के सर्द फर्श पर नंगे पैर बैठी वशा की दुआएं मकबूल हुई थीं। बाबा के होश में आ जाने तक वो इनका हाथ थामे वहीं बैठी रही। डॉक्टर ड्रिप लगाने आए थे। वशा को बाप का हाथ थामे देखकर मुस्कुराए। बेटा आपके बाबा बहुत मजबूत हैं, मगर दिल नाजुक सा लाए हैं। अगले दिन शाम को इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वशा तमाम वक्त अस्पताल में ही रही थी। आसमा बेगम बिलाल साहब का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वशा भी यूनिवर्सिटी से फारिग थी तो ज़्यादा वक्त घर पे ही गुजरता। दादा जान की वफ़ात को 3 माह से ज़ायद अरसा हो रहा था। ज़िंदगी मामूल पर आ रही थी। शफान का इसरार कि जल्द घर बात करो। अभी रात को ही तो फिर बात हो रही थी। शफान आप इतने जल्दबाज क्यों हो? अभी भी जल्दबाज हूँ। कभी हिम्मत नहीं होती तो कभी मम्मा का मूड, फिर कभी बाबा की तबीयत अपसेट तो सारा ध्यान। हाँ फिर गर्मी आ जाती है, इतनी गर्मी में बात कैसे हो? फिर सर्दी आ जाती है तो बात करते ज़ुबान ठिठुरती है। फिर बाहर आ जाती है। इतने हसीन मौसम में बात क्यों कर हो? शफान इसकी बात काटते हुए चिढ़ा। मैं पक्का इसी वीक के अंदर अंदर कर लूँगी बात। ना भी की तो आप ताईजान को ले आइएगा, मगर प्लीज़ शादी के लिए जल्दी इसरार मत करना। क्यों? इस कदगन पे तो शफान बुरी तरह चिढ़ा। अभी मुझे एमफिल भी करना है। इकलौती औलाद हूँ तो ज़्यादा टाइम में मम्मा और बाबा के साथ गुजारना चाहती हूँ।
तो पहले तुम टाइम गुजार लो, फिर होती रहेगी बात भी। उसने कॉल काटते ही मोबाइल ऑफ करके रखा। सुबह से वो बार बार ट्राई कर रही थी मगर मुसलसल इग्नोर किया जा रहा था। वो चाय का मग लिए झूले बैठी थी। मामा सोफे पर नीम दराज रहमत फुप्पो से बात कर रही थी। दफातन इसका मोबाइल बजा, साथ दिल भी धड़का। शफान की कॉल थी। दिल को गोया करार सा आया। मग साइड पे रखती, मोबाइल कान से लगाती वो बाहर आई। हो गया मुँह ठीक, वो चहकी। वशा, हसन की अम्मी की डेथ हो गई है, जाना है। वो उजलत में था। बनता तो है जाना, मैं मम्मा से पूछ के बताती हूँ। वो अंदर आई। मम्मा सोफे से उठ रही थी। मम्मा, हसन की अम्मी की डेथ हो गई, मैं चली जाऊँ इनके घर? किसके साथ जाओगी? शफान जा रहा है, मैं चलती हूँ साथ। आसमा बेगम ने जब तक बिलाल को बताया, शफान आ गया था। हसन का घर शहर से दूर था। घर क्या था, चंद ईंटें जुड़ी हुई थी। कुछ ही लोग मौजूद थे। वशा ने ये सब बड़े दुख से देखा था। हसन बेचारे ने जान मार दी, बड़ा इलाज करवाया मगर मौत लेके ही टली। हम साई बुलंद आवाज़ में सबको बता रही थी, वालदा बीमार हैं। इस बात का हसन अक्सर जिक्र करता रहता था मगर कभी तफसील नहीं बताई। हसन अंदर आया तो वशा ने नम आँखों से देखा। अल्लाह की रज़ा बेटे। आसमा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा तो इसने सर हिला दिया। वशा के दिल को कुछ हुआ। एक ही रिश्ता था और वो भी छिन गया हसन से। अब कोई इसका मुंतज़िर नहीं रहने वाला था। शफ़ान भी दिल गिरफ्तार सा दिखाई देता था। बहुत ही अकेला रह गया बेचारा। मम्मा रास्ते में कह रही थी, अब तो बेहतर यही है कि शादी कर ले जल्दी से। इसको आदत है चची अकेला रहने की। शफ़ान को हसन का मज़ीद जिक्र बेजार कर रहा था। वो घर आई तो बिलाल साहब आ चुके थे। खैरियत? आज तो फ़ौरन ही आ गए। आसमा इन्हें देखती खैरियत दरियाफ्त करने लगी। बस थकावट सी फील हो रही थी, चाय बना दें? वशा ने शफ़ान को मैसेज किया। अब हमारी सुलह है ना? लड़ाई कब हुई थी? शफ़ान का फ़ौरी जवाब आया, मैं मम्मा से सुबह ही बात कर लूँगी। बिलाल साहब अगले दिन भी ऑफिस नहीं गए। लगता है रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ख़ुद को बहुत ही थका हारा सा महसूस कर रहे थे। हाय तो ले लेना, जौहर टाउन वाले घर का किराया काफ़ी है हमें। कल जो सौदा सर्फ की लिस्ट दी थी तुमने, वो भी मैं नहीं ला सका। मंगवा लेंगे किसी न किसी से। शफ़ान से कहता हूँ। बिलाल साहब ने जेब से मोबाइल निकाला। आधे घंटे बाद शफ़ान आ गया। उन्होंने रकम और लिस्ट इसे थमाई। वो सब सामान ले आया था। मज़ा आ गया चचा जान, आपकी ओडी में बैठकर बहुत कंफर्टेबल है। बिलाल साहब मुस्कुराए। आसमा बेगम ने बेचैनी से पहलू बदला। मुबादा बिलाल साहब शफ़ान को चाबी ही ना थमा दें, तुम रख लो। वो भतीजों पे यूं ही लुटाया करते थे। वशा चाय ले आई थी। शफ़ान पीते ही उठ गया। बिलाल साहब सोने के लिए लेटे तो वशा मम्मा के करीब चली आई। मम्मा, मुझे बात करनी थी आपसे। करो। आसमा बेगम ने इसकी झिझक को बतौर ख़ास नोट किया। शफ़ान ताईजान को लेकर आना चाहता है। किस सिलसिले में? आसमा बेगम समझ गई थी मगर फिर भी पूछा। हमारे रिश्ते के लिए। तुम्हें शफ़ान अपने लिए मौजू लगता है? क्या नहीं है? तुम्हारे ताया और अरमगान दोनों लालची हैं। शफ़ान भी इन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। वो उनसे अलग है, मेहनती है। बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा कर वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करता है। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तुम्हें पता है अरमगान ने तुम्हारे दादा जान के साथ कितनी बदतमीज़ी की थी उनकी डेथ वाले दिन, जब उनकी तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। मामा, इस सिचुएशन तो रहने दें। दादा जान की तबीयत तो अक्सर ही एकदम से बिगड़ जाती थी। तुम्हारे बाबा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं, चंद दिन ये बात रहने दो। मगर शफ़ान तो 1-2 दिन में ताईजान को लेकर आने वाला है। किस बिना पे? ना कोई जॉब है इसकी, ना काम या कारोबार। आसमा बेगम को वशा पे गुस्सा ही आ गया। जाहिर है अब कुछ ना कुछ करेगा ही। अभी तो स्टडी कंप्लीट हुई है, जब करेगा तब देख और सोच लेंगे। आसमा बेगम ने टॉपिक समेटा। वो गैर मुतमईन से वहाँ बैठी रही। फिर उठकर कमरे में आई, मोबाइल उठाया। वहाँ शफ़ान का कोई पैगाम कॉल नहीं थी। मायूसी से मोबाइल एक तरफ रखा, वार्डरोब की तरफ आई। चंद एक ड्रेसेस को उल्टा पुल्टा कर देखा। फिर इस काम से बोर हुई तो आईने के सामने आ खड़ी हुई अपने चेहरे का जायज़ा लिया। ताईजान के घर जाकर उनकी और अम्ना भाभी की तरह हर वक्त तैयार रहना पड़ा करेगा। फ्रेश स्किन, खूबसूरत पहनावा, छोटी सी कटोरी निकाली और मुलेठी का पाउडर डाला। फिर बाहर आई। फ्रिज में से बेसन का जार निकाला, चम्मच भर बेसन डाला, दूध डालकर पेस्ट बनाया और ब्रश की मदद से पूरे चेहरे पर फैला लिया और वहीं सोफे पर बैठकर मैगज़ीन की वर्कगर्दानी करने लगी। वशा, तुम्हारे बाबा के लिए चाय कबाब बना रही हूँ, तुम लोगी? मामा ने किचन से बुलंद आवाज़ से पूछा। नहीं मामा, अभी नहीं। तभी इसने अरमगान भाई को अंदर आते देखा। उसने झट मैगज़ीन चेहरे के सामने फैलाया। वो अकेले आए थे और सीधे बाबा के कमरे में चले गए थे। इसका पेस्ट तकरीबन खुश्क हो गया था। मुंह धोने के लिए उठ गई।
وہ دو ہی بھائی تھے، ابرار اور بلال۔ ابرار شروع سے تیز ترار، پڑھائی میں نکمے، ہر کام میں تیز اور آگے۔ اماں ناشتے میں کٹوری بھر دہی کی دیتی، ابرار آدھی کٹوری کھا کر بلال کو دیکھتا، دیکھو میری نئی کٹوری ہے، بدلو گے میرے ساتھ؟ بلال سب سمجھ تو جاتا مگر سوچتا بڑا بھائی ہے، شاید اس کی بھوک زیادہ ہو، مجھ سے تبھی تبدیل کر لیا کرتا۔ کٹوری بدلنا تو محض آغاز تھا، ابرار اپنے حصے میں آئی ہر چیز اس سے تبدیل کر لیا کرتا، اکثر تو اس کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتا۔ تبھی اس کی ماں ثریا بیگم بیمار رہنے لگی، ابا جان گھر کے کام خود کرنے لگے، صفائی ان دونوں بھائیوں کی ذمہ داری ٹھہری۔ ابرار پڑھائی کا بہانہ کر کے نکل جایا کرتا، ثریا بیگم کی بیماری نے طول پکڑ لیا اور موت جان لے کر ہی ٹلی۔ ابرار کی شادی کر دی گئی، بیوی بھی ابرار صاحب کی ہم مزاج نکلی، اچھا کھانا، اچھا پہننا اوڑھنا، گھومنا پھرنا۔ بلال کی پڑھائی ماں کی طبیعت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی، ابا جان نے اسے پراپرٹی ڈیلر کے پاس رکھوا دیا۔ ابا کو ریٹائرمنٹ میں ملنے والی رقم ابرار نے بہلا پھسلا کے مکان سیٹ کرنے میں لگا دی کہ دونوں بھائی مل کر رہیں گے، لیکن ابرار شادی سے پہلے مکان کی تنگی کا رونا رونے 15 مرلہ کا گھر اچانک چھوٹا لگنے لگا اسے۔ ابا جان اس کی نیت کو بھانپ گئے تھے، تبھی 4 دکانیں بیچ کر جوہر ٹاؤن میں گھر لے لیا۔ بلال کا پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس اچھا چل گیا اور ڈیلنگ کے دوران ایک گھر پسند آیا تو لے لیا۔ آسمہ بیگم کو وہ شادی کے بعد اپنے گھر لائے تھے، ابا کو 4 دن بھی ابرار اور اس کی بیوی نہ رکھ سکے تو بلال انہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ ان کے بزنس میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے تھے مگر جوہر ٹاؤن والے گھر سے آنے والے کرائے کی وجہ سے گزر بسر اچھا ہو جاتا۔ اکلوتی بیٹی قناعت پسند آسمہ کی وجہ سے کچھ خاص خرچہ تو تھا ہی نہیں، بھتیجوں پہ خوب لٹایا کرتے۔ 1-2 لوگوں نے سمجھایا بھی کہ بھتیجا تیجا ہوتا ہے، یعنی کہ تیسرا، مگر ایسی باتوں پہ وہ کان کم ہی دھرتے۔ ارمغان کے ولیمے کا کھانا، ہنی مون ٹرپ، وہ لاکھوں لٹا دیتے۔ ذہن میں کہیں یہ بھی بات تھی کہ یہ بیٹے سنبھال لیں گے کسی مشکل میں۔ ابھی بھی وہ بیڈ سے ٹیک لگایا آسمہ کے چائے لانے کے انتظار میں تھے جب ارمغان انہیں آتا دکھائی دیا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، خوش شکل ارمغان بلیک جینز اور جرسی کی سفید شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلال صاحب نے نظر لگ جانے کے ڈر سے جی بھر کے دیکھنے سے گریز کیا۔ آؤ ارمغان میاں بیٹھو۔ چچا جان، میں جوہر ٹاؤن والے گھر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس کا انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ کیا بات؟ بلال صاحب کو لگا تھا کہ شاید اسے آفس کی طرح چند ماہ کے لیے گھر بھی چاہیے، اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ کون سا حصہ؟ بلال صاحب بے ساختہ اٹھ بیٹھے۔ وہ مکان دادا جان کی ملکیت ہے تو آپ کا اور پاپا کا آدھا آدھا ہوا نا؟ تو وہی کہہ رہا ہوں میں۔ ارمغان کا انداز بے لچک تھا۔ بلال صاحب کو اندازہ ہوا ان سے غلطی ہو گئی تھی، بہت بڑی غلطی۔ انہیں ابا کی زندگی میں یہ مکان اپنے نام کروا لینا چاہیے تھا، یہ ان کا حصہ تھا اور حق بھی۔ ملکیت چاہے جس کی بھی ہو بیٹا، وہ حق میرا ہے۔ آپ لوگوں کا گھر 15 مرلے کا ہے، ایسے تو اس میں سے میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ ارمغان کا دعویٰ بلال صاحب کو دکھ دے رہا تھا۔ وہ میرے بابا کی ملکیت ہے تو وہ میری ملکیت ہے، بلال صاحب نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تبھی آسمہ بیگم چائے اور کباب کی ٹرے لے آئیں۔ آپ ہمیں مجبور مت کریں کورٹ کی مدد لینے کے لیے۔ آسمہ نے دہل کر ارمغان کو دیکھا۔ کورٹ کی مدد لے بھی لو تو بھی میرا ہے وہ، میرے حصے میں بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ اس گھر کے کاغذات دادا جان کے نام ہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے میرا آفس تم استعمال کر رہے ہو؟ بلال نے احسان جتانا چاہا۔ کر دوں گا خالی 1-2 روز میں، تو میں سمجھوں کہ آپ کو نوٹس کا انتظار ہے؟ بچپن سے اب تک بیٹا میں نے تم پہ پیسہ لٹایا ہے، ابھی بھی تم کو کچھ ضرورت ہے تو بتاؤ، فضول کی بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ بھیک نہیں چاہیے، ارمغان کی آواز میں قطعیت تھی۔ بھیک نہیں تھی بیٹا، پیار تھا، بہت خوشی سے کرتا آیا ہوں میں سب تم لوگوں کے لیے۔ پیار بھی تھا تو اس کا بدلہ وصول کر چکے آپ ہمیں غلام بنا کر۔ کبھی کال آتی ہے، سودا سلف لا دو، ہاسپٹل لے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو۔ آسمہ بیگم نے انتہائی دکھ سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ بلال صاحب ساکت ہوئے، وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ آج شام تک کا وقت ہے چچا جان، اگر حق کے طریقے سے دینا ہو تو۔ وشا منہ دھو کر آئی تھی۔ ارمغان بھائی کو اس نے انتہائی بدتمیزی سے بات کرتے دیکھا اور پھر وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ وہ ماما بابا کے کمرے میں آئی۔ 2 وجود خاموش تھے، سانسوں کی آوازیں اس خاموشی میں وحشت برپا کرتی تھیں۔ آئندہ کسی بھی کام کے لیے، بے شک انتہا درجے کی اہم نوعیت کا بھی ہو، ابرار بھائی کے گھر کال نہیں جائے گی۔ بلال صاحب کی آواز مضبوط اور گرجدار تھی۔ سن رہی ہو تم دونوں؟ پوری قوت سے بولے۔ جی جی، آسمہ بیگم فوراً بولی۔ وشا نے حیرت سے بابا کو دیکھتے سر ہلایا۔ وشا کمرے میں آئی۔ ارمغان نے بابا سے کیا کہا ہے؟ اس نے شفان کو میسج بھیجا، چند سیکنڈ جواب کا انتظار کیا اور کال کر دی۔
ज़हीर नसीब, शफ़ान की आवाज़ खुशी से भरपूर थी। शफ़ान, अरमगान भाई ने बाबा से क्या कहा? मैं तो कल शाम से गुजरा वाला हूँ, किसी काम के सिलसिले में मुझे तो इल्म नहीं। क्यों, क्या हुआ? बाबा बहुत गुस्से और बहुत सदमे में है। कोई डिमांड की होगी, अरमगान चचा से प्यार भी तो बहुत करता है। डिमांड की होती तो बाबा फ़ौरन पूरी कर देते। छोड़ो, ये इन चचा भतीजे का मसला है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मैंने अब तुम्हारी एक नहीं सुननी। वापस आते ही मम्मा को लेकर तुम्हारे घर आ जाना है। शफ़ान, बाबा बहुत अपसेट हैं। अरमगान भाई का तुम्हें पता तो है गुस्से की कितने तेज़ हैं। देखना अभी थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी या फिर ख़ुद चचा जान से एक्सक्यूज़ करने आएंगे। शफ़ान ने तसल्ली दी। आप भी गुस्से के तेज़ हैं क्या? हर मर्द को गुस्सा आता है वशा। तुम्हारा चेहरा मेरे गुस्से को शबनम करने के लिए काफ़ी होगा। मुझे नींद आ रही है। वशा ने वक्त देखा। ओके, परसों मुलाकात होती है, बाय। शफ़ान ने फ़ोन रखा। वशा मम्मा बाबा के कमरे की जानिब आई। अभी दस्तक ही करना चाहिए थी कि मम्मा दरवाज़ा खोलकर बाहर आईं। मम्मा, बाबा की तबीयत कैसी है? मेडिसिन लेकर सोए हैं अभी। दोनों लाउंज में सोफ़े पर आ बैठी। अरमगान ने बहुत बदतमीज़ी की है। ऐसे तो नहीं थे वो, ऐसे ही हैं। तुम्हारे दादा जान के डेथ के रोज़ उनके साथ भी बहुत बदतमीज़ी की थी। बहुत हर्ट हैं तुम्हारे बाबा, ऊपर से दिल के मरीज़ हैं। मुझे तो टेंशन हो रही है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बाबा, या आप इबरार ताया को कॉल करते? उन्हीं की शह पर तो हो रहा है ये सब कुछ। आसमा बेगम परेशान नज़र आई थी। कुछ खाएंगी आप? नहीं बेटा, मैं ज़रा नमाज अदा कर लूँ। तहज्जुद से ज़रा देर पहले बाबा की तबीयत ख़राब हो गई। आसमा बेगम ने वशा का दरवाज़ा पीट डाला। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं? बेबसी से आसमा बेगम के आंसू गिरने लगे। मैं शफ़ान को कॉल, वशा ने बोलते हुए एकदम से आसमा को देखा। फिर दोनों ने बिलाल साहब को। कैसी बेबसी सी बेबसी थी, किसको बुलाएं? वशा कॉल लिस्ट खंगालने लगी। हसन। इसने आसमा बेगम को देखा। आंसू पीते उन्होंने सर हिलाया। दूसरी बेल पर हसन ने कॉल रिसीव कर ली थी। मैं आ रहा हूँ। और 15 मिनट तक वो उनके गेट पे था। अपनी बाइक वो अंदर ले आया था। बिलाल साहब की गाड़ी निकाली और दरवाजे लॉक करते तीनों हॉस्पिटल रवाना हुए। दोनों हॉस्पिटल के बेंच पे बैठी थी। हसन पास ही टहल रहा था। यह हॉस्पिटल्स में गुजारे जाने वाले लम्हात, ज़िंदगी में इससे खौफज़दा होता होगा कुछ। ज़रूरी मेडिसन और एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर्स ने घर भिजवा दिया। हसन सारा वक्त उनके साथ ही रहा। घर आकर बिलाल साहब को एहतियात से अंदर लेटाया। तीनों लाउंज में आ बैठे। आसमा बेगम किचन में चली गई। कैसा है तुम्हारा पार्टनर? हसन ने माहौल की कसाफत को कम करना चाहा। तुम्हारा भी तो पार्टनर ही है, लेकिन तुम्हारा तो अच्छा खैर, काफ़ी दिन हुए मेरी बात नहीं हुई। आगे का क्या प्लान है? शादी या स्टडी? बस बाबा जान की तबीयत बेहतर हो जाए फिर देखेंगे। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। आसमा बेगम ट्रे उठाए आई। पराठा, आमलेट, सलाद, कबाब और चाय, जो कुछ था वो ले आई। सॉरी बेटा, कोई एहतमाम नहीं कर सकी। बेटा भी कहती हैं और एहतमाम भी करती हैं। कभी कभार घर आने वाले बेटों के लिए एहतमाम किया जाता है। कहाँ से खाते हो खाना? बस बाहर से ही। कभी कभार ख़ुद भी बना लेता हूँ। तुम बिला तकल्लुफ़ हमारे घर आ सकते हो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो और खाने के लिए तो ज़रूर ही। शुक्रिया आंटी। लंच टाइम में नाश्ता करवा दिया, अब खाना खा कर जाना। आसमा बेगम बर्तन समेट कर अंदर ले जाते हुए बोली। अब बाबा की रिपोर्ट्स को डिस्कस कर लें। अंकल के दिल के 2 वाल्व बंद हैं और तीसरा तकरीबन हाफ। डॉक्टर्स ने बाईपास का बोला है। परेशानी वाली बात नहीं, अब तो हर 5वें शख्स का हो रहा है। हसन इन दोनों को परेशान देखकर बोला। कब? अभी तो डॉक्टर्स ने खून पतला करने वाली कुछ मेडिसिन दी हैं, फिर वो डिसाइड करेंगे। आप लोग प्लीज़ उनके सामने नॉर्मल रहें, बल्कि खुशबाश नज़र आएँ, और मेरी जब जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। हसन उठते हुए बोला। मैं खाना बना रही हूँ बेटा, खा कर जाना। ज़रूर बनाएं, मैं शाम में आकर खाऊंगा और अंकल को वॉक पर भी लेकर जाऊंगा। अभी मुझे कुछ काम है। वशा बाबा को दवा खिला के ऊपर आई। मम्मा रहमत फुप्पो के साथ मार्केट तक ज़रूरी सामान लेने गई थी। वो ऊपर टेरेस पर चली आई। मौसम मोतदिल मगर तबीयत बेजार सी थी। वो टहल रही थी जब मोबाइल बजा। शफ़ान की कॉल थी। कैसी हो? हमेशा जैसी। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे वशा, घर आ जाऊँ? नहीं। अरमगान ने बाबा को कॉल करके एक्सक्यूज़ नहीं किया, न ताया जान ने। वो इनका फेल है वशा, आप भी उनकी फैमिली का ही हिस्सा हो। तुम कहीं बाहर आ जाओगी? शफ़ान, बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तुमसे। मम्मा घर पे नहीं, रहमत फुप्पो के साथ मार्केट तक गई हैं। फिर तो जल्दी आ जाएंगी, तब आ जाना। लेकिन मैं अकेली नहीं आ सकती शफ़ान। वशा, बहुत ज़रूरी बात करना है। इस मसले का हल निकालना है जिसमें हम दोनों फंसें। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ओके मामा आती हैं तो मैं बात करती हूँ। बात नहीं, मिलना ज़रूरी है। प्लीज़ मैं देखती हूँ। प्लीज़। इसके काल काटने तक मिन्नतों पे उतर आया।
मम्मा और हसन इकट्ठे ही अंदर आए थे। मम्मा मेरा भी कुछ ज़रूरी सामान आने वाला था, वो सामान समेटते बोली, अभी तो आ रही हूँ मैं मार्केट से, मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने हसन को बुलवाया, कुछ मेडिसिन वगैरह ख़त्म थी आपके बाबा की, वो लेने जा रहा है, इसे बता दो। मैं ख़ुद साथ चली जाऊँ? चली जाओ, लेकिन जल्दी आना। मैं आ रही हूँ, लोकेशन सेंड करो। शफ़ान को मैसेज भेजकर वो कमरे में आ गई। दुपट्टा फैला के बैग कंधे पर डालती वो बाहर आई। हसन गाड़ी निकाल रहा था। कहाँ चलना है? हाँ, मुलाकात है। इसका लहजा मायने खेज था, बात करनी है। एक ही बात है, आपको शफ़ान कैसा लगता है? आपका कज़न है, आप बेहतर तौर पर जानती हो। ठीक है, ताया जान और अरमगान भाई से मुख्तलिफ है। रेस्टोरेंट आ गया था, शफ़ान बाहर ही आया हुआ था, इन्हें लेकर अंदर आ गया। तुम थोड़ी देर बाद वशा को पिक कर लेना। कैबिन के अंदर जाने से पहले शफ़ान ने हसन से कहा। ना, हिफाजत का ज़िम्मा लिया है तो करेंगे भी। कंधे उचकाते मजबूत लहजे में बोला। शफ़ान दांत पीसते अंदर की जानिब बढ़ा। सुर्ख फूलों की खूबसूरत सजावट की गई थी। बिल्कुल दरमियान में मेज़ पर सुर्ख वेलवेट केक रखा था। वशा ने मशहूर होकर ये सब देखा। इससे एक कदम पीछे खड़ा हसन भी मबहूत होकर ये सब देख रहा था, मगर वो केक और सजावट नहीं देखता था। वो शफ़ान के चेहरे पर फैले इस जज्बे को खोजता था जो इसे मुख्तलिफ बना रहा था, अलग, अनोखा, खूबसूरत। ओ माय गॉड, मेरा बर्थडे मुझे याद भी नहीं था। वशा खुशी भरी हैरानगी से दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थी। ऊपर से पत्तियां गिरने लगी थीं, सुर्ख और सुनहरी। वशा ने हाथ फैलाए, पत्तियां एक तवातुर से गिर रही थीं। चेहरा उठाए वो गोल घूमी। हसन को बेसाख्ता एक सीन याद आया। सियाह फ्राक में मलबूस सुर्ख फूलों वाले दरख्त सुंबल के नीचे वो गोल गोल घूमती हुई। क्या सारी लड़कियां खुशी में यूं ही गोल गोल घूमती हैं? क्या सारी लड़कियां घूमती हुई हसीन लगती हैं? हसीन? हाँ, वो जैसे किसी ख्वाब, किसी कैफियत से जागा। एक कदम आगे बढ़ाकर इसने वशा के चेहरे पर निगाहें मरकूज़ की। चेहरे का एक एक नक्श मसरूर था। आंखों की चमक इस कदर गहरी थी कि हसन को अपनी खीरा होती निगाहें हटाना पड़ी। कोई आपका अपना हो, किसी के लिए आप अहम हो, कोई आपको चाहता हो, क्या इससे खुशकुन कोई जज्बात होंगे? हसन को बेसाख्ता खालीपन का एहसास हुआ और बेहद शिद्दत से हुआ। वो पलटा। वशा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वापस मुड़ा। रंग में भंग तो डाल ही चुका है, सुकून से खड़ा रह। शफ़ान तेज़ी से बोला। सुकून से ही तो नहीं खड़ा हो सकता। इसका लहजा अजीब सा था। भाई, इस केक को ज़िबा करो ताकि मैं इसे हलाल कर सकूं। वो इस कैफियत से मुकम्मल निकला है। यार, मुझे लगता है हमारा निकाह भी तुम ही पढ़वाओगे, जैसे हर मौका पर मौजूद होते हो। छुरी वशा के हाथ में थमाता शफ़ान बोला। तुम बस पूरे 6 कलमे याद रखना। सब कुछ याद रखूँगा, तुमसे क्या बाइद। केक कट चुका था, तीनों नशिस्तों पे विराजमान हो चुके थे। शफ़ान ने आर्डर देने को वेटर को बुलाना चाहा तो वशा ने मना किया। मुझे थोड़ी जल्दी है। शुक्रिया इस सब के लिए। उसने बड़ा सा केक का पीस निगला और उठ खड़ी हुई। शुक्रिया आने के लिए, शफ़ान भी कहते हुए उठा। कोई मेरा भी शुक्रिया अदा कर दे, मेरा भी बनता है। तुम तो फरिश्ता साबित हुआ। शफ़ान ने इसका कंधा थपका। और फरिश्ते को तुम केक से महरूम करना चाहते थे? चलें हसन, शफ़ान, आज तुम अरमगान भाई और ताया जान को बाबा से एक्सक्यूज़ करने के लिए लाओगे? मैं बात करता हूँ। वो इनके पीछे ही आया था। हसन ने इसे गेट के आगे उतारा। मुझे थोड़ा काम है, अगर कोई ज़रूरी बात हो तो कॉल कर लेना, वरना मैं आ जाऊँगा। वो वशा को देखने से एतराज़ बरत रहा था। पुराना सा ताला खोल कर वो किवाड़ बंद करता अंदर आया। कच्चा सहन, सामने बगैर दरवाजे और पलस्तर का कमरा, खड़ी ईंटें आज इसे बहुत खली। खाली और बेरौनक सा घर। ना घर खूबसूरत था, ना ही इसमें कोई इंतज़ार करने वाला वजूद बसता था। वो आए आए, ना आए तो किसे परवाह थी? क्या ये कभी आबाद भी होगा? इसने चारों ओर निगाहें घुमाई। दो चमकती हुई निगाहें इसकी चारों ओर घूमती निगाहों पे हावी हुईं। तो बेसाख्ता इसने कदम आगे बढ़ाए। खाली ढूंढार कमरा, चंद एक बर्तन, दो चारपाइयाँ, लटकी रस्सी पे कपड़े फैले। सामने चारपाई पर एक नहीफ सा वजूद लेटा होता था। खटके पे नहीफ सी आवाज़ सुनाई देती। हसन आए हो? जी माँ। वो बैग रखता, घड़े में पानी डालकर माँ को घूंट घूंट पिलाता, चाय बनाता। दोनों माँ बेटा चाय बिस्किट खाते, या कभी इसके पास फुर्सत होती तो सिवैयाँ बना लेता। माँ को होना चाहिए। वो झलंगा सी चारपाई पर बैठा, औलाद घर आए तो माँ को सामने होना चाहिए। आँख का गोशा भीगा। जेब में पड़ा मोबाइल थरथराया। हसन ने निकाल कर आंखें मूंदे कान से लगाया। हसन, बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। वशा की भीगी आवाज़ बंद हुई तो वो उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया तो बावजूद परेशानी के दुख भरी मुस्कान होठों पे रेंगी। यहाँ से कोई क्या चुराएगा? वो वीरानी और वहशत।
अगले चंद मिनट में वो हॉस्पिटल जा रहा था। वो चेहरे से सभी रंग नक्श मिटाए अंदर आई थी। बाबा सोफे पर तिरछे से लेटे थे। उनका रंग इस कदर पीला था मानो किसी ने चेहरे पर जर्द रंग उड़ेल दिया हो। मम्मा उनके साथ खड़ी थी और इनके हाथ में कोई कागज़ था। वशा कहाँ रह गई थी? ये देखो, तुम्हारी ताया की फैमिली की हरकत। कानूनी नोटिस भेजा है तुम्हारे बाबा के खिलाफ फ्रॉड के मुकदमे में। मम्मा, बाबा। वशा सिर्फ बाबा को देख रही थी जो पीले रंग के साथ एक तरफ गिर रहे थे। बिलाल साहब। मम्मा के हाथ से कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। वशा ने रेस्क्यू पर कॉल की। बिलाल साहब की आंखें खुली थी, सांस ले रहे थे, मगर सीने में कुछ कटता था, टुकड़े टुकड़े होता था। वो इनके भतीजे थे जिनको उन्होंने कभी गर्म हवा ना लगने दी। गिफ्ट्स के नाम पर लाखों लुटा देते थे। वो इनको कभी भतीजे नहीं लगे थे, उनके बेटे थे। छोटे थे तो इनके कंधे से लटक जाते, अब यही कंधे और कमर तोड़ने के दर पे हो गए थे। इन्हें कचहरियों में घसीट रहे थे। आसमा। उन्होंने पूरा जोर लगाकर बीवी को आवाज़ दी। मैं यहीं हूँ बिलाल साहब, आपके पास। वशा। उनका सांस फूला। जी बाबा। वशा ने उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ज़िंदा रहूँ या नहीं, आज के बाद इब्रार भाई की फैमिली से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे जनाजे पे या मेरे घर इब्रार भाई की फैमिली का कोई फ़र्द नहीं आएगा, और अगर कोई आया तो मैं कभी तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। मेरी बात समझ रही हो तुम दोनों? जी। आसमा बेगम ने वशा को देखते सर हिलाया। बिलाल साहब ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके वशा को देखा। जी बाबा। बिलाल साहब की सेहत वशा के लिए हर चीज़, हर बात से अहम थी। वादा करो। नक्काहत भरी निगाहें उन्होंने इन दोनों पे जमाई। वादा, दोनों ने एक साथ कहा। हॉस्पिटल पहुंचकर फौरी डॉक्टर्स ने इन्हें इमरजेंसी में ले गए। तब तक हसन भी पहुंच गया था। इन्हें ख़तरनाक किस्म का हार्ट अटैक हुआ था, हमें फ़ौरन से पेशतर उनका बाईपास करना होगा। डॉक्टर्स बाहर आकर हसन को बता रहे थे। आसमा बेगम ने दस्तखत किए। खून की 6 बोतल अंदर भेजी जा चुकी थी, मगर डॉक्टर्स मज़ीद का कह रहे थे। आसमा बेगम बेबसी भरी, इल्तजा भरी नज़रों से हसन को देखती। वो मुअद्दब हुआ उठ जाता। आप फ़िक्र मत करें आंटी, मैं करता हूँ। वो कहाँ से और क्या और कैसे करेगा? आसमा बेगम का टेंशन भरा दिमाग ये सोचने और समझने से कासिर था। हाँ, वो घर गई थी और एक ब्लैंक चेक हसन को ला थमाया था। वशा ने कुछ कैश थमाया था। हसन के बहुत इसरार के बावजूद दोनों पल भर को घर जाने पर रजामंद ना हुई थी। अगले दिन शाम ढलने से ज़रा पहले तवील कॉरिडोर से अरमगान और शफ़ान की मायत में इब्रार ताया आते दिखाई दिए। अपने कद से ज़रा निकलते दाएं बाएं दोनों बेटे। आसमा बेगम को बेसाख्ता अपने दोनों पहलू खाली होने का एहसास हुआ। उनके घर का इकलौता मर्द अंदर दुनिया और माफिया से बेखबर लेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मगर बिलाल साहब की वसीयत याद आते ही आसमा बेगम उठ खड़ी हुई। वशा खौफज़दा होकर माँ के पीछे छुपी। इब्रार साहब करीब आ चुके थे। आसमा बेगम के दाएं बाएं पहलू में बेटे नहीं थे तो क्या हुआ? उनके दाएं बाएं 2 हाथ तो थे जिनसे वो इनको आगे बढ़ने से रोक सकती थी। मिजाजी खुदा ने वादा लिया था और वो पाबंद थी। उन्होंने दोनों बाजू फैलाए। क्या हाल है बिलाल का? इब्रार ताया ने आसमा बेगम के फैले हुए बाजुओं को नज़रअंदाज किया। जिस हाल में रखना चाहा है आप लोगों ने, आसमा बेगम मजबूत आवाज़ में बोली। मैं डॉक्टर से बात। इब्रार ताया आगे बढ़ने लगे थे जब आसमा बेगम ने रोका। आपसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरे खाविन की ये वसीयत है और मैं इसकी पाबंद हूँ। हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। चचा जान से हमने कई बार बात करने की कोशिश की थी। अरमगान ने कहा, आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। हमारी ज़िंदगी का वाहिद मर्द अंदर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा है। हम कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकते। इब्रार ताया चंद लम्हे खड़े रहे, फिर वापसी के लिए कदम मोड़े। शफ़ान ने कोशिश की एक नज़र वशा को देख ले, मगर वो माँ के बिल्कुल पीछे सर झुकाए खड़ी थी। मैंने कहा था आप लोगों से कि केस मत करें। शफ़ान कॉरिडोर से बाहर निकलते इनसे उलझा। तो क्या अपना हक छोड़ देते? हक लेने के और भी बहुत सारे तरीके थे। शफ़ान उनके सामने आकर बोला। पास से गुजरते हसन ने पूरे हवास में ये फ़िक्रा सुना। पूरा दिन इस फ़िक्रे की बाज़गश्त उसके कानों में गूंजती रही। इतनी फुर्सत ही ना थी कि वो इस बात का कोई मतलब निकाल सके। हसन भी मोहतात हो गया था। उनकी ढाल नहीं रही थी। वो इनके लिए वबाल नहीं बनना चाहता था। सुबह शाम फ़ोन करके खैरियत मालूम करता। आज 10वां रोज़ था। रहमत फुप्पो सुबह आती और शाम ढले चली जाती। 11वें रोज़ इन्हें सब हिम्मत का सबक पढ़ाकर वो बेटे के पास इस्लामाबाद रवाना हो गई। किचन में देखो, जो कुछ नहीं है हसन से मंगवा लो। 12वें दिन आसमा बेगम वशा से कह रही थी, जीना तो था ही। वो ढीले कदमों कमरे में आई और बेदम होकर बेड पर बैठी। साइड टेबल के दराज से मोबाइल उठाया कि ये कॉल्स मैसेजेस के नोटिफिकेशंस थे। सब क्लियर किया। शफ़ान की कॉल आने लगी।
तो इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो ताया, अरमगान भाई, शफान से खूब लड़ना चाहती थी, मगर ये सब इसके गम की भरपाई ना कर पाता। जीना था और बाबा के बगैर जीना था। इसने हसन को कॉल मिलाई, आ जाओ। इसने बगैर सलाम अहवाल के कहा, खैरियत? कुछ सौदा सल्फ चाहिए, मुझे लिस्ट भेजो। इसने फ़ोन रखा और बेड पे ढेर हुई। क्या बात बेबात यूं ही दूसरों का मोहताज होना पड़ेगा। मम्मा इद्दत में थी, वो बाहर नहीं निकल सकती थी, पर वो तो निकल सकती थी ना। वो उठकर बैठी, अब सब खुद करना होगा वशा, जीना होगा। पूरे घर का तायराना जायज़ा लिया। मम्मा का सूट निकाला, प्रेस करके इन्हें फ्रेश होने को कहा। कमरे की सफाई की, खुद भी कपड़े तब्दील किए। वो मामा को चाय अंदर दे आई, अपनी और हसन की लाउंज में ले आई। शफान तुमसे बात करना चाहता है। कौन सी बात? शायद रिश्ते की। सभी रिश्ते मेरे बाबा के साथ दफन हो गए। कोई भी काम हो मुझे मैसेज कर देना। कप रखता वो उठ खड़ा हुआ। हसन? जी। वो लाउंज का दरवाज़ा खोलता पलटा। शुक्रिया, शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है। छोटे बड़े सभी लफ्ज़ संभाल रखो। डोर बंद करता वो बाहर निकल गया। हसन को पेट्रोल पंप पे जॉब मिल गई मैनेजर की। वो हफ्ते में एक ही बार आता। हर हफ्ते वो शफान का कोई ना कोई मैसेज पहुंचाता, जिसे वशा अनसुनी कर देती। कभी कभार दिल के हाथों मजबूर शफान का नंबर चंद पल को ठीक कर देती। बिलाल साहब के जाने का दुख अब कुछ ठहर गया था। आसमा बेगम की इद्दत मुकम्मल हो गई थी। कोर्ट में उनका बयान हो गया था। जौहर टाउन वाले मकान का फैसला होकर बिक गया था। उनके हिस्से की रकम उनके अकाउंट में मुंतकिल हो गई थी। इब्रार ताया ने फैमिली के साथ उनसे मिलाप के लिए जो तरले मिन्नतें की, सब फ्लॉप हो गई थी। आसमा बेगम के सर पर वशा को इसके घर का करने की फ़िक्र सवार थी। वो हसन पर बहुत एतमाद करने लगी थी। इस बार वो आया तो मामला इसके सामने रखा। मैं वशा की जल्द शादी करना चाहती हूँ। शफान ने तो मुझे कई बार कहा है। शफान का यहाँ क्या जिक्र? इन दोनों की एंगेजमेंट, ऐसा ना कुछ हुआ है ना होगा। वशा? आसमा बेगम ने वहीं बैठे बैठे उसे आवाज़ दी। वशा चाय की ट्रे के हमरा आई। क्या तुम अपने बाप के कातलों से रिश्ता जोड़ना चाहोगी? अंकल की मौत तभी है आंटी, हसन ने मुदाखलत की। तभी मौत की वजह है वो, मौत बरहक है। किसी वकील की तरह हसन ने जराह की। वो तो ज़िंदगी भी है। सर झटकते आसमा बेगम ने कप उठाया। क्या वाकई तुम शफान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो? पता नहीं मम्मा। उसने सर दोनों हाथों में गिराया। तुम एक बार इससे मिल लो या बात कर लो। वो पूरा दिन मेरा सर खाता है। रात हसन का मैसेज आया, इसने पढ़कर बददिली से मोबाइल एक साइड पर रखा। रमज़ान का आगाज़ हो गया था। ज़िंदगी एक रूटीन पर आ गई थी। रहमत फुप्पो अपने किसी जानने वाले का रिश्ता लाई थी। लड़का लंदन में डॉक्टर था। इतनी दूर तो नहीं भेजूंगी आपा, एक ही बेटी है मेरी, और फिर मैं भी अकेली। कहीं नज़दीक हो, बल्कि इसी शहर में हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये फैमिली वैसे बहुत अच्छी थी। बात तुम्हारी भी ठीक है। चलें कोशिश करते हैं, फिर जहाँ अल्लाह को मंजूर हुआ। अफ्तार के बाद रहमत फुप्पो रुखसत हुई। कैसा है वो? वशा ने पूछा। ईद से 2 रोज़ पहले हसन आया था। हमेशा जैसा। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए? तुम बेहतर तौर से जानती हो। हसन, वशा को ईद की शॉपिंग करवा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा, मेरी खुशी के लिए। तुम्हें हंसता देखकर ज़िंदगी कम बोझल लगती है वशा। आप भी चलें मेरे साथ। मैं क्या करूँगी? वही जो मैं करूँगी। हसन, आप गाड़ी निकालें, मैं मम्मा को लेकर आती हूँ। वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकल रहे थे जब वशा की नज़र शफान पर पड़ी। वो एक कोने में खड़ा मोबाइल पे मसरूफ़ था। वो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसे देखते ही वशा के कदम रुके। वो वहीं ठहर गई। मम्मा और हसन आगे निकल गए थे। हसन वापस मुड़ कर आया। इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर अफसोस से सर हिलाया। इसीलिए कहता हूँ एक बार बात कर लो। खामोशी से आगे बढ़ गई। अपने कमरे में आकर शफान का नंबर ब्लॉक से हटाया। शॉपिंग बैग बेड पर ढेर करके वहीं लेट गई। जहन बिल्कुल माफ हो रहा था। दिल सरकश और बागी हो रहा था। 2 मर्द इसी ज़िंदगी में अजीज़ तरीन थे। एक नहीं रहा था। दूसरे की बाबत अभी फ़ैसला होना बाकी था, और ये फ़ैसला तो मुश्किल और कठिन था। नीम गनूदगी में थी जब मोबाइल की बेल बजी। बग़ैर देखे इसने मोबाइल कान से लगाया। वशा, कॉल मत काटना प्लीज़, वो बेताबाना बोला। 5 माह होने को है वशा। मेरी और कितनी सज़ा बाकी है? ये कोई सज़ा नहीं, ये आपकी करनियों का फल है। वो बेतासुर बोली। मैंने आखिर क्या किया है? पापा और मगान भाई माफ़ी मांग लेते हैं, मेरे बाबा को वापस ला सकते हैं। उनकी मौत तो कुदरती तरीके से हुई है वशा। पापा और मगान या मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। बहुत सारे लोगों में प्रॉपर्टी को लेकर इख्तलाफात हो जाते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तुमने देखा, अदालत ने भी हमारे हक़ में फ़ैसला दिया। यानी सच थे ना, हम भी और चाचू खुद भी हमें बहुत अजीज़ थे। चची ने घर तक ना आने दिया कि चाचू की वसीयत थी।
कहाँ है वसीयत? क्या कोई गवाह है? फूले सांसों के साथ तेज़ तेज़ बोल रहा था। हाँ है गवाह, मैं हूँ, और ये बीते 5 माह और इन माह के वो तमाम पल जब जब मैंने आपको ब्लॉक किए रखा। आई एम सॉरी वशा, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। प्लीज़ तुम अपनी मम्मा को कायल करो। चची जो भी शर्त रखें, बस हमारी शादी कर दें। आँख का बेकाबू सा आंसू पलकों के गोशे भिगोता बाहर निकला। बेदम सी लेटी रही। वशा पूरे जज्ब से पुकारा, यकीन न सही, उम्मीद का सिरा ही थमा दो। वो मुल्तजी हुआ। साते इस्मानो सवा से निहाल होने लगी। दिल के ही एक राहें निकालने लगा। वशा ने मोबाइल कान से लगाया और फिर सरकाया और फ़ोन ऑफ किया। आंसू पलकों की बाढ़ की हद पार करने लगे। ईद के रोज़ हसन मिठाई और फूलों की टोकरी लेकर आया जो ताया की फैमिली की तरफ से आई थी। मम्मा ने वहीं खड़े खड़े वो लौटा दी। वशा ने शफान से बात करने के बाद इसका नंबर फिर से ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था। ज़िंदगी कैसी बेरंग और उलझी हुई सी हो गई थी। जीने का कोई एक खुश रंग सिरा हाथ आता ही ना था। वो बेवजह छत पर चली आई। चंद एक पल टेरेस पर घूमती रही। नीचे आई तो हसन मम्मा के साथ बहस में मसरूफ़ था। आंटी, मुझे कतई तौर पर ठीक नहीं लगता। जो मर जाते हैं लोग, वो ज़िंदा लोगों की बाबत वसीयत या फ़ैसले कर जाते हैं। फ़ैसले का अख्तियार हमेशा ज़िंदा शख्स को होना चाहिए। जो दुनिया से चला गया, इसका लेन देन दुनिया से ख़त्म हुआ, फिर वो बाकी रह जाने वालों के लिए अपने फ़ैसले क्यों छोड़ कर जाता है? क्योंकि वो ये दुनिया देख कर गया होता है। इसे सही गलत की पहचान हो गई होती है। अपने पराये का एहसास हो गया होता है। इसीलिए इसके फ़ैसले भी ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। मम्मा तहम्मुल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रही थी। वशा उनके साथ सोफ़े पर बैठी। तो हम किसी अच्छे मौलवी से फतवा ले लेते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने सारी उम्र रिश्ते जोड़ के रखे, दरगुजर से काम लिया, अगर जाते हुए गुस्से में कोई अपने मिजाज के बरक्स फ़ैसला कर गया तो वो कितना काबिल अमल है भी या नहीं? हसन ने नया हल सोचा। मम्मा ने खामोशी से वशा को देखा जो सर झुकाए नाखून खुरच रही थी। चलें सोचते हैं, मम्मा ने टाला। मेरी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है, चलता हूँ। डबल शिफ्ट करते हो? वशा ने पूछा। नहीं, एक माँ नाइट ड्यूटी होती है, एक माँ डे। खुदा हाफिज़। वशा, क्या कहती हो तुम? मैं क्या कहूँ मम्मा? उसने आसमा बेगम की गोद में सर रखा। अपने दिल की बात कहो। दिल की बात तो यह है कि मेरे लिए शफान से दस्तबरदार होना बहुत कठिन है, मगर बाबा से किए वादे का सोचती हूँ तो दिल की हर ख्वाहिश से दस्तबरदार होने को राज़ी हूँ। इसने अपनी मुश्किल बयान की। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ वशा, लेकिन एक बात कहूँ, शफान के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। हर इस पल जब जब तुम्हारे बाबा तुम्हें याद आएंगे, जब भी किसी छोटी बच्ची को अपने बाप के साथ देखोगे, अपने बाप से किया वादा तुम्हारी हर खुशी की रुकावट बनेगा। वो बेसाख्ता रो पड़ी। वो लंदन जा रहा है, एक बार बात कर लो। हसन अगली शाम इसे कायल कर रहा था। मेरे दिल से निकल गया, जहाँ भी रहे, मजबूत लहजे में बोली। क्या वाकई? हसन का अंदाज चैलेंज वाला था। मैंने बारहा इसे बाबा से एक्सक्यूज़ करने को कहा, अरमगान भाई और ताया जान से बात करने को कहा, मगर इसने एक बार भी मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मुझे लगता है कि वो भी ताया जान और अरमगान भाई से मिला हुआ था। जिसे छोड़ दिया, इसके गिले क्यों करती हो? हसन ने बगौर देखते हुए पूछा। गिले नहीं, एक आखिरी फांस निकाल लिया। मेरा दिल और जहन अब साफ़ है। एक आह भरते वो बोली। क्या वाकई ऐसे जहन और दिल साफ़ हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। इसने निगाहें झुकाई जवाब दिया। मुबादा आंखों से नमी छलक के कोई निहा खाने में छुपाया राज ही ना उगल दे। रात इसने शफान का नंबर पे मैसेज किया। मैं तुम्हारे जज्बे, एहसास, ख्याल और याद से आज़ाद हुई, और मैंने तुम्हें भी आज़ाद किया। मेरी दुनिया में बिलाल नाम का एक ही मर्द आया था, वो इस दुनिया से चला गया। मेरी दुनिया में शफान नाम का कोई मर्द नहीं, न कभी आ सकता है। रात इसके आंसुओं से भीगती रही। ये चंद आंसू ताउमर फिर आंसुओं से बेहतर थे। बड़े अरसे बाद रहमत फुप्पो आई थी। खाने के बाद दोनों नन भावच सर जोड़े न जाने कौन सी गुत्थियाँ सुलझा रही थी। बहुत दिन हुए हसन भी नहीं आया था। किचन समेटते वशा ने से कॉल मिलाई। आकर खाना खा लें, बहुत मज़े का दावती खाना है। पैक कर दो, अभी यहीं से गुजर कर एक क्लाइंट से मिलना है। कौन से क्लाइंट से? प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ, कुछ ऑनलाइन काम और पेट्रोल पंप की जॉब। ओके। वशा ने कॉल रखी और अंदर आई। कुर्बानी का क्या करना है? रहमत फुप्पो मम्मा से पूछ रही थी। करनी तो है, देखते हैं, हसन से कहती हूँ। 12 दिन रह गए। रहमत फुप्पो ने हिसाब लगाया। मम्मा, हसन के लिए खाना पैक कर रही हूँ, यहाँ से गुजर रहा है। हाँ कर दो, बिन माँ का बच्चा है, अला बला खा लेता है। अभी खाना पैक किया ही था कि हसन आ गया। फुप्पो आई हैं, इनको भी सलाम करते जाओ। फिशा के कहने पर वो अंदर गया और सलाम करके बाहर आ गया। वो टिफ़न थमाकर दरवाज़ा बंद करने आई। अंदर फुप्पो मम्मा के करीब हुई।
आसमा, लड़का तो ये भी माकूल है। आपा 2-3 दिन से मेरे भी जहन में आ रहा है। काम कारोबार क्या करता है? काम काज तो करता है, मेहनती भी है, घर नहीं है, न कोई आगा पीछा। तो और क्या चाहिए? बेटी घर की घर रह जाएगी, सोच लो। शाम होते ही फुप्पो ने भी रुखसत ली। रात सोने से पहले मम्मा ने हसन को कॉल की। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, इस वक्त कॉल की खैरियत? रोज़ ही जहन में नहीं रहता। कुर्बानी के जानवर की बात करनी थी, कोई देखना अगर मुनासिब हो तो। जी आंटी, कितने तक का हो? आसमा बेगम ने बताकर फ़ोन रखा। फिर जहन में कुछ आने पर चेहरा वशा की जानिब फेरा। वशा, हसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में ख्याल? वशा ने नासमझी से देखा। लाइफ पार्टनर? ये क्या चल रहा है मम्मा आपके जहन में? ऐसा कुछ मुमकिन नहीं होगा। शफ़ान और मेरी कमिटमेंट का गवाह है हसन। आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? चलो बात करके देखते हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी? विशा उठकर बैठी। आखिर हर्जी क्या है? वो ज़ोर देते हुए बोली। सौदा सल्फ की जिम्मेदारी के साथ आप बेटी का ढोल भी इसके गले में डालना चाहती हैं। इसे घर की ज़रूरत है और तुम्हें घर वाले की। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, और अगर थी भी तो मैं इसे दिल और दिमाग से निकाल चुकी हूँ। आप हसन से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी? ठीक है, मम्मा ढीले से अंदाज में बोली। हसन अब रोज़ ही आने लगा था। हर रोज़ मवेशी मंडी जाता, अच्छे अच्छे जानवरों की तस्वीर मैं तफसील लाकर मम्मा से डिस्कस करता। 2-1 रोज़ तो आसमा बेगम ने ख़ुद पर कंट्रोल किया। फिर एक दिन वशा की गैर मौजूदगी में कह दिया, बेटा आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? हसन इस गैर मुतवक्के सवाल पर पहले तो गड़बड़ाया, फिर संभल कर बोला, अभी तो कुछ नहीं सोचा आंटी। सोचना चाहिए, कोई है जहन में? 2 चमकती हुई आंखें इसके सामने लहराईं तो इसने सर झुकाया। अगर तुम ये इख्तियार मुझे दो और मेरी पसंद पर भरोसा करो तो है एक रिश्ता मेरी नज़र में। आसमा बेगम इसके तासुरात बगौर जांच रही थी। जी ज़रूर, वो आहिस्तगी से बोला। कैसी लड़की पसंद है? घर बसाना है मुझे, घर बसाने वाली हो, घर बसाएगी। फिर ये बकरा फाइनल है? हसन के कहने पर आसमा बेगम ने हैरत से सर उठाया। हसन ने उंगली से मोबाइल बजाया। हाँ ये ठीक है, वशा पैसे ट्रांसफ़र कर देगी, लेकिन लाना ईद से 1 रोज़ पहले। ओके, मैं चलता हूँ। चाय बना रही थी वशा। नहीं, लेट हो जाऊँगा। वो लाउंज के दरवाजे से निकलता वशा से टकराने से बमुश्किल बचा। ध्यान से, इसके लहजे में तंबीह थी। ईद कुर्बान के लिए जानवर ढूंढते खुद भी कुर्बान होने को ना तैयार हो जाना। क्या मतलब? वो रुका। ढूंढ लो मतलब, वो चिढ़ के कहती अंदर चली गई। तो मुझ पे गुस्सा क्यों हो? हसन का मैसेज आया था। मुझे किसी पर कोई गुस्सा नहीं। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ मुझ पर गुस्सा है, तुम्हें तो सारी दुनिया पे गुस्सा है। अगले दिन वो काफ़ी मसरूफ़ रहा था। कॉलोनी में एक प्लाट मुनासिब दामों मिल रहा था। हसन ने खुद ही ख़रीद लिया था। घर लेने की फ़िल वक्त इसकी इस्तात नहीं थी। ऐसा मसरूफ़ रहा कि वशा के घर जा ही ना पाया। रात आसमा बेगम की कॉल आ गई। सॉरी आंटी, मैं आ नहीं सका। दर हकीकत मैं मसरूफ़ रहा आज। कोई बात नहीं बेटा, कोई ज़िम्मेदारी थोड़ी है हम आपकी, पहले ही बहुत कर चुके हो हमारे लिए। खैर, कॉल मैंने इसलिए की थी कि आपने पूछा नहीं कि कौन सा रिश्ता है मेरी नज़र में। मुतवक्के दामाद का सोचकर आसमा बेगम के लहजे में उसके लिए इज़्ज़तदार आई। कौन सा रिश्ता है? वशा का। क्या आप मेरी वशा से शादी करना चाहोगे? दिल की हसरत पूरी हुई, ख्वाहिश में ढलकर सामने थी। 2 घूंट प्यासे के आगे दरिया ठहरा था। दिलो दिमाग सोचने समझने से कासिर हुए। कितने ही पल खामोशी की नज़र हुए। आप अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। आपकी ख्वाहिश चाहे वो ना की सूरत में ही क्यों ना हो, मेरे लिए मुकद्दम होगी। आसमा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने हसन के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात की है। रात सोने से पहले मम्मा ने कहा। वशा बेबसी से इन्हें देख कर रह गई। हसन ने इस दिन के बाद ना कोई कॉल की, ना खुद आया। ईद का दिन आ गया था। रात पोच में बकरा बांध कर वहीं से चला गया। तुम्हें घर वाले की ज़रूरत नहीं है ना? उठाओ छुरी और ज़िबा करो इसे। मम्मा ने इसे देखते ही कहा। मैंने कुछ भी कहा है? यही तो मसला है, कुछ कहा नहीं। मैं इससे हर बात नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो। कहो, पूछो इससे। इतनी अर्जा भी नहीं हूँ मम्मा मैं। इसकी आंखों में आंसू भर आए। बहुत कीमती हो तुम, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हसन से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कह के मान ही खो दिया। हक से बुला लिया करते थे इसे किसी भी काम के लिए। अब देखो किससे कहें, बकरा ज़िबा करने के लिए। मम्मा परेशानी से बैठी। एक ऐप है मम्मा, ऑनलाइन कसाई मंगवा सकते हैं लोकेशन डाल के। तभी डोर बेल हुई। आसमा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो हसन खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ईद मुबारक। कसाई लेकर आया हूँ, अंदर रहिएगा। आसमा बेगम तशक्कुर से देखती अंदर गईं। वशा कमरे में आकर बेड पर ढेर हुई। क्या ऐसी होती हैं ईदें? ऐसे होते हैं त्यौहार? बाप के बगैर शायद ऐसे ही होते हैं। आंसू लुढ़क के गालों तक आए। बाबा के साथ ही शफ़ान की याद भी चली आई। मम्मा ठीक कहती थी।
شفان کے ساتھ وہ کبھی خوش نہ رہتی، احساس جرم اسے پل پل چبھتا۔ اب اسے شفان کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اسے حسن کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ چلبلا سا تھا، ہر وقت ہنسی مذاق شرارتیں۔ وشا نے کمی سے سنجیدہ دیکھا تھا، نہ کبھی غصے میں دیکھا۔ ہر کسی کا کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار، وہ جس کی بھی مدد کرتا اسے اپنا کلائنٹ بولتا۔ ہاں، محنتی بہت تھا۔ گھنے بال، جسامت کی نسبت چہرہ بھرا ہوا تھا، دبلا ہونے کے باعث 5 فٹ 6 انچ میں قد چھوٹا نہیں لگتا تھا۔ گندمی رنگت، لاپرواہ سی ڈریسنگ، بغیر کسی کمبینیشن کے جینز اور شرٹ، لیکن بری نہیں لگتی تھی۔ وشا حسن کو چائے بنا دو، مما کی آواز پہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ خود ہی بنا کر دے آئیں۔ کب ذبح ہوا بکرا کب کٹا اور بانٹا گیا، وشا لیٹی رہی۔ مما نے اندر آ کر زبردستی جگایا، ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ حسن نے ہاں کر دی ہے تم سے شادی کے لیے، حلیہ درست کر کے اس کے سامنے آنا۔ بابا کے جانے کے بعد پہلی بار وشا نے مما کو خوش دیکھا تھا، سو کچھ بھی تلخ کہنے سے زبان کو روکا۔ کھانے کے دوران مما اور حسن ہی باتیں کرتے رہے، وشا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ مما برتن سمیٹ کر کچن میں لے گئیں، حسن نے بغور اسے دیکھا۔ وشا نے موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم سے کہا تھا قربانی پہ خود ہی قربان نہ ہو جانا۔ میں نے سوچا رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی، کیوں نہ قربان ہو لیا جائے۔ ہاتھ باندھ کے کرسی کو ٹیک لگائے جھلاتا وہ اطمینان سے بولا۔ قبول کر لو گے؟ اتنا ظرف ہے؟ وشا کا انداز بہت کچھ باور کرواتا تھا۔ ظرف ہی تو ہے وشا، اور ہے کیا میرے پاس؟ ایک پلاٹ لیا ہے، کچھ سال لگیں گے، گھر بھی تعمیر کر لوں گا۔ تم جس گھر میں موجود ہو ان کے مکینوں کے دل کے مکین بنے رہنا کافی ہوگا۔ جب فیصلہ کر ہی لیا تو کیوں نہ اچھے سے نبھا بھی لیا جائے، وشا نے سوچا۔ انشاءاللہ، حسن نے پورے حق سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میری اور شفان کی ہر بات کے گواہ ہو۔ گواہ ہوں تب ہی، حسن مبہم سا بولا۔ اسپتال کا کوئی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بس ایک خواہش میری پوری کر دینا۔ کیا؟ وشا نے دھڑکتے دل سے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب بھی بہت خوش ہو تو گول گول گھومنا۔ پاگل، وشا ہنسی تو حسن بھی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اندر آتی آسمہ بیگم نے دونوں کو سدا یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی۔ بلال صاحب کے بعد یہ پہلی عید قربان تھی، اور کس قدر سعید تھی۔ یہ ناول یہیں پر تمام ہوا۔ پھر سے آؤں گی کسی خوبصورت سے ناول کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔